हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू मैथ्स बाय ऋषि। आई होप आप लोगों का होली का त्यौहार बहुत अच्छा रहा होगा और आप अपनी 9 तारीख के एग्जाम के लिए शानदार तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। नाउ इन दिस पार्टिकुलर वीडियो मैं आज 15 क्वेश्चंस आपके साथ लेके आया हूं और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है पिछले लगभग 20 सालों का कि इन 15 क्वेश्चन से लगभग 50 से 60 मार्क्स का पेपर आपका आना है आउट ऑफ 80 मार्क्स। यस, यू हर्ड मी राइट। 50 से 60 मार्क्स का पेपर इन्हीं 15 क्वेश्चन से आना है। नाउ अ फ्यू एडवाइसेस बिफोर आई स्टार्ट गेटिंग इनटू द डिटेल्स। इन केस यू हैव डन द सिलेबस नाइसली, आई वुड सजेस्ट कि आप क्या करें, वीडियो पॉज कर दें, रोक दें, वीडियो ना देखें। आप टेलीग्राम चैनल पे जाएं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इस पीडीएफ को डाउनलोड करें और पहले आप क्वेश्चंस खुद से अटेम्प्ट करके देख लें। राइट, दैट इज एडवाइस नंबर 1। जरूर से पहले खुद से अटेम्प्ट करके देख लो। बट यस, इन केस अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं तुम्हें अभी थॉरो रिवीजन की जरूरत है तो तुम्हें पहले ये वीडियो पूरा देख लेना चाहिए। उसके बाद फिर सारा सोल्यूशन छोड़ के तुम्हें फिर से खुद से उसको लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं इस पार्टिकुलर वीडियो में कोशिश करूंगा कि कंप्लीटली आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊं, क्या किस तरीके से कौन सा कॉन्सेप्ट रिलेटेड है। अब देखो, ये 15 क्वेश्चन जो है दीज आर बेस्ड ऑन द प्रीवियस 10 ईयर रिकॉर्ड्स। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हैं जो कि सीबीएसई और आईएससी में जो 9 तारीख का पेपर होने वाला है वहां पे मैंने अपने एक्सपीरियंस से एडअप किया है कि यहाँ से ये क्वेश्चन आने हैं। इट वाज नॉट पॉसिबल कि एक वीडियो में मैं सारा सिलेबस कराऊं, तो आई थॉट चलो ठीक है, लेट मी पिक अप दोज 15 कॉन्सेप्ट्स एंड दोज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जिसके इर्द गिर्द 50-60 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल रहता ही रहता है। सो दैट इज माई इंटेंशन बिफोर मेकिंग दिस वीडियो एंड आई होप इट वर्क्स वेल फॉर ऑल ऑफ यू। 9 तारीख को जब पेपर दे के आओगे तो मुझे कमेंट्स में बताना जरूर से कितना हेल्पफुल रहा। राइट, डू इट टुडे एंड थैंक मी लेटर। ओके, चलो आओ करते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। सो व्हाट ऑल इज देयर भाई, 40-50 मार्क्स के इन्फ्लुएंस होंगे और मेनली आप इस पे मेथड और प्रेजेंटेशन यानी किस तरीके से तुम्हें स्टेप बाय स्टेप लिखना है इस पे ध्यान देना। दैट वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। राइट, वेदर यू आर इन सीबीएसई और यू आर एन आईएससी स्टूडेंट, I hope you realize the importance of step marking in boards। तो उस पर बहुत ध्यान से तुम्हें काम करना है और उतने ही ध्यान से उसको इम्प्लीमेंटेशन में लेके आना है, ठीक है ना। चलो लेट्स सी। सो हमारा पहला सवाल ये एनसीईआरटी का है, एक्सरसाइज 3.2 से पहले एग्जाम्पल नंबर 13। आई हैव मेंशन्ड द रेफरेंस, दिस इज फ्रॉम द लेटेस्ट बुक। दिस इज फ्रॉम द लेटेस्ट बुक। तो आइए करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। दिस इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट एंड दिस इज बेस्ड ऑन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो मैं हर सवाल को बताने से पहले उसके कॉन्सेप्ट को, उसकी जो पेरिफेरल कॉन्सेप्ट्स है, नॉट जस्ट द कोर कॉन्सेप्ट बट द पेरिफेरी कॉन्सेप्ट, यानी कि उसके आसपास के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको भी डिटेल से डिस्कस करने जा रहा हूं। तो प्लीज मेक श्योर कि तुम वो सारी बातों को ध्यान से सुन रहे हो और फिर अपने क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है जी। आइए देखते हैं। अब जैसे इसमें इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स ए दिख रहा है जिसका ऑर्डर मुझे 3x3 दिखाई दे रहा है, वी हैव गॉट 3 रोज एंड वी हैव गॉट 3 कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए, ठीक है। सेकेंड मैट्रिक्स अगर मैं देख रहा हूं, दैट इज मैट्रिक्स बी, तो यहां मेरे पास दिस इज 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, सो दैट्स 3/2। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी क्लियर अबाउट द रो मैट्रिक्स एंड द कॉलम मैट्रिक्स, है ना, कितने हमारे पास रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। इन केस यू आर नॉट क्लियर यू मस्ट अंडरस्टैंड इट हियर। मैं तभी उसकी बेसिक बातें भी आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है जी। नाउ हमारे पास जब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता होता है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम है और जो सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो है, अगर वो बराबर होते हैं तभी मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, अदरवाइज इट इज नॉट, ठीक है। नाउ दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आई अगेन रिपीट, आई डोंट से कि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आने वाला है, बट इस कॉन्सेप्ट से जरूर आने वाला है। इसीलिए जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उसको पूरा तुम्हें सीखना है, पूरा ध्यान से सीखना है और उसे इंप्लीमेंटेशन में डालना है, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे हजारों बार सवाल आ रखे हैं, राइट। हजारों बार कहना थोड़ा सा इरेलेवेंट हो जाएगा, कई बार आ चुके हैं और आप उससे जो कोर कॉन्सेप्ट है उसको लेके चलेंगे। एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि जब दो मैट्रिक्स को हम ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो उनका ऑर्डर एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास ये रो और कॉलम वाली बात आपको ध्यान रखनी है। नाउ द रिजल्टेंट इज, अगर हमारे पास पहले का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे का नंबर ऑफ रो बराबर है
तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। और जो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता है उसका ऑर्डर कितना होता है, पहले का नंबर ऑफ रो और दूसरे का नंबर ऑफ कॉलम, दैट इज 3/2। ठीक है, तो यहां पे हमें बताना है फाइंड ए बी एंड फाइंड बी ए। ठीक है, अभी हम ए बी कैलकुलेट कर लेते हैं, बट ये उसके जो पेरिफेरल कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बताया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं बी ए की बात करता हूं तो बी हमारे पास 3/2 का मैट्रिक्स है और ए मेरे पास 3/3 का मैट्रिक्स है, राइट। यहां पे जो मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम्स है फर्स्ट मैट्रिक्स का वो 2 है और नंबर ऑफ रो जो है वो 3 है, इट इज नॉट इक्वल। तो यहां पे मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, ईदर यू से नॉट पॉसिबल और यू से नॉट फीजिबल, दैट इज ऑल द सेम। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, ए बी पॉसिबल है, बी ए पॉसिबल नहीं है। फिलहाल इसमें अभी हमें ए बी कैलकुलेट करना पड़ेगा बिकॉज दैट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, राइट। अगेन बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि सर हमें कितना लिखना चाहिए एग्जाम में, कितना नहीं लिखना चाहिए। देखो, आई होप तुम लोगों ने प्री बोर्ड्स और सैम्पल पेपर तो लगा रखे होंगे। तो एट दिस स्टेज व्हेन यू हैव जस्ट 4-5 डेज लेफ्ट फॉर योर एग्जाम, आई वुड सजेस्ट कि आप वेटेज के हिसाब से उसको अटेम्प्ट करोगे। लेट्स से अगर क्वेश्चन तुम्हारे पास 3 मार्क्स 4 मार्क्स या 5 मार्क्स कैटेगरी में है या उसके बियॉन्ड है, आईएससी में 6 मार्क्स क्वेश्चन भी हैं आपके पास, ठीक है, तो आप उसमें इसका ध्यान रखेंगे कि अगर क्वेश्चंस की वेटेज ज्यादा है दैट मींस दे एक्सपेक्ट यू टू गो स्टेप बाय स्टेप एंड राइट ऑल द स्टेप्स प्रॉपर्ली। ठीक है, बट अगर क्वेश्चन 1 मार्क का है तो कभी भी स्टेप मार्किंग नहीं होती है, यू कैन स्ट्रेट अवे राइट द आंसर। स्टेप मार्किंग होती ही नहीं है, इवन इफ यू राइट दो स्टेप्स दे वोंट बी मार्क्ड। आंसर सही है पूरे 1 मार्क्स मिलेंगे, आंसर गलत है 0 मार्क्स ही मिलेंगे। स्टेप मार्किंग 1 मार्क्स में नहीं होती है। ठीक है, मेनली जो स्टेप मार्किंग शुरू होती है वो 3 मार्क्स ऑनवर्ड्स होती है। ठीक है, तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे कि आपको कितनी लेंथ रखनी है, राइट, दैट कम्स फ्रॉम दोज बेसिक थिंग्स। ठीक है जी। अभी आओ जैसे ए बी कैलकुलेट करते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से हमने शुरू किया है। तो ए बी इज पॉसिबल हम लोगों ने देख रखा है। ए हमारे पास जो मैट्रिक्स है दिस इज 1 -2 and 3 -4 2 and 5 and then we have 1 -1 and 1. In B matrix we have got 2 4 2 3 5 1. Now we already know कि इसका रिजल्टेंट हमारे पास 3/2 होगा। ठीक है, that means we'll get 3 rows and 2 columns. We'll go at 3 rows and 2 columns. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जिन बच्चों का मिस हो गया है भाई, ठीक से नहीं कर रहा है, ध्यान से देख लेना। जिन्होंने कर रखा है 1.5 2 पे लगा लो और आगे फॉरवर्ड कर दो तेजी से। ठीक है, नो टेंशन नो वरीज। तो यहाँ पे फर्स्ट रो के एलिमेंट को जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11 आएगा। ठीक है, और रिलेटिवली हमें उसे फिर सब्सट्रैक्ट भी करना होगा। तो आओ जरा करके देखते हैं। हमने मल्टीप्लाई किया 1 + 2 दैट इज 2, -2 × 4 दैट इज -8, तो 2 - 8। मैं कैलकुलेशन यहाँ अलग से कर दे रहा हूँ। देखो, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट दे आर हाईली स्कोरिंग टॉपिक, अच्छे खासे सवाल होते हैं किसी भी एग्जाम में, नॉट जस्ट बोर्ड्स। आगे अगर आप IIT JEE दे रहे हो, NDA दे रहे हो, CUET दे रहे हो, एनीवेयर matrices and determinants they make up a very high weightage part of the mathematics curriculum. So make sure आप उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करते हैं, जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं उनको ध्यान रखते हैं और कैलकुलेशन में जल्दबाजी नहीं करते हैं, एट द सेम टाइम स्पीड मेंटेन करते हुए अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन रखते हैं। दैट इज द की थिंग। ओके, लेट्स सी। तो यहाँ पे हमने देखा भैया ये हमारे पास 2 आ गया, -8 आ गया, देन वी हैव गॉट अ 6, वी हैव गॉट अ 6। तो ओवरऑल हमारे पास कितना आ गया, +8 - 8 दैट बिकम्स परफेक्ट 0। तो हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 0 आ रहा है। अभी जब मैं फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा आई विल गेट दिस वन, द सेकंड वन। ठीक है जी, आइए देखते हैं। सो हियर दिस वन +3, आई विल अगेन यूज द कैलकुलेशन हियर, -10 and +3, so that is coming out to be -4। ठीक है, हमें पता है 3/2 का आने वाला है, तो कोई तीसरा कॉलम तो है नहीं, 2 ही कॉलम है। अगेन second row multiplied to the first, this one, this is coming out to be -8 and +8 and +10, that is coming out to be +10. Then the next one, this is -12 +10 and +5. So that is coming out to be +15 में से हमारे पास 12 गया, that is +3. Then third row multiplied to the first column, ये हमारे पास कितना आ रहा है, तो ये आ गया हमारे पास 2
-4 and +2. So that is exactly 0. Then third row multiplied to the second column, which is 3 -5 and +1. तो ये आ रहा है हमारे पास -1. तो AB is possible and AB is this, and we have to show that AB is not equal to BA. तो yes, we can easily show because AB is possible और AB हमारे पास इतना है, BA possible ही नहीं है. How can that be equal? BA matrix multiplication is not possible in this particular case. ठीक है. आई होप इसमें जो बेसिक बातें, जो कॉन्सेप्चुअल बातें मैंने बताई है, तुम उससे ध्यान रखोगे. इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आने जा रहा है. 15 सवाल मैंने चुन के दिए हैं, राइट. इनको ध्यान से कर लो यार. 50 से 60 नंबर यहीं से है. बाकी और तुमने कितनी तैयारी कर रखी है साल भर ये तुम जानते हो, ठीक है. बट हाँ, 50 से 60 नंबर यहीं से है, 80 में से ये बात कंफर्म है. ठीक है जी. आइए देखते हैं द नेक्स्ट वन. Another very among the most asked questions, right? Among the most asked questions is this one. Let's see. इसमें क्या कह रहे हैं? ये तुम्हारे पास एक्सरसाइज 3.3 के पहले एग्जाम्पल नंबर 22 है एनसीईआरटी का, अगेन फ्रॉम द लेटेस्ट एडिशन. इसमें कह रहे हैं एक्सप्रेस दिस एज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? जब हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, लेट्स से इसका नाम इन्होंने बी रखा है, राइट. तो बी को हम लोग हमेशा लिख सकते हैं बी प्लस बी ट्रांसपोज एंड बी माइनस बी ट्रांसपोज. ठीक है. अब क्योंकि यहां पे ट्रांसपोज तो कैंसिल हो गया, बट बी अभी 2b बन गया. इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट बैलेंस हम इसे हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं. तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो वैल्यू बच रही है ये दो पार्ट में है तुम्हारे पास. एक है बी और बी ट्रांसपोज का सम और दूसरा है बी और बी ट्रांसपोज का डिफरेंस. दिस पार्ट इज द सिमेट्रिक पार्ट एंड दिस पार्ट इज द स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट. अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक तुम्हें याद होगा ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं, बट स्टिल उसका बेसिक मैं यहां पे जरूर से डिस्कस कर रहा हूं. ठीक है. सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग क्या करते थे? अगर हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका हम जब ट्रांसपोज ले रहे हैं, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? व्हेन वी एक्सचेंज द रोज एंड कॉलम्स. फर्स्ट रो को अगर मैं फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दूं, सेकंड रो को अगर मैं सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दूं और थर्ड रो को अगर मैं थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दूं, तो हम लोग उसको ट्रांसपोज कहते हैं. और अगर ट्रांसपोज करने के बाद भी हमारे पास सेम मैट्रिक्स आ जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं. और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता था कि एग्जैक्टली सारे के सारे एलिमेंट्स का साइन चेंज हो गया. इन दैट केस इट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है. तो दैट इज द कोर कॉन्सेप्ट हियर और आई होप आप इसको ध्यान रख लेंगे. कैलकुलेशन क्या मैं आपके लिए छोड़ दूं? मुझे लगता है छोड़ देना चाहिए. ठीक है. तो ये कैलकुलेशन में रहने दे रहा हूं बिकॉज यहाँ पे कुछ खास है नहीं. तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना. ठीक है. इन केस अगर कोई समस्या आए तो तुम मुझे कमेंट में बता देना. आई कैन टेल यू द सोल्यूशन. ठीक है. टेलीग्राम पे मैं सोल्यूशन भी बता देता हूँ अगर बच्चे पूछते हैं तो कमेंट में बता देना यहाँ पे और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना. वहां पे फिर और बातें होती रहती है. सी यू देयर. अभी देखो कैलकुलेशन तो हमने रहने दिया. नाउ द नेक्स्ट वन इज अनदर वेरी राइट. यहाँ पे ये बल्ब जल रहा है ना, ये बल्ब मैंने वहां पे जलाया है जहां पे मुझे ये लगता है कि ये वाला क्वेश्चन तो कंफर्मिटी से आना है. बाई ये वाला आई मीन दिस पर्टिकुलर टाइप, एग्जैक्ट टाइप. इसका पेरिफेरल कॉन्सेप्ट नहीं, एग्जैक्टली दिस कॉन्सेप्ट. इस पे सवाल तो आना ही आना है. ठीक है. तो 9 तारीख को तुम मुझे बताना आया कि नहीं आया. मैं तो देख ही लूंगा बट मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा तुम्हारे कमेंट्स पढ़ के कि हाँ सर आया था. एंड इफ यू फील गुड ड्रॉप अ थैंक्स एज वेल. आई फील बेटर. चलो देखो. नाउ this is question number 5 from miscellaneous exercise chapter 3. ठीक है. क्या कह रहे हैं इसमें? हमें a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i. एक्चुअल क्वेश्चन था उसमें a इनवर्स नहीं निकालना था बट मैंने वो ऐड कर दिया. नाउ दैट मेक्स इट अ कंप्लीट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्टिकुलर टाइप. ठीक है. तो बहुत ध्यान से डिटेल से इसको बताऊंगा, ध्यान से हर चीज को समझना. ठीक है. पहला क्या है भैया? a स्क्वायर निकालना है. ठीक है. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में हमने बात कर रखी है. दैट हमें a इंटू a करना है. ठीक है जी. 3 minus 1 1 and 2 3 minus 1 1 and 2. मैंने यहां पे इसमें मल्टीप्लाई किया. फर्स्ट रो मल्टीप्लाई टू फर्स्ट कॉलम आई गेट दिस एलिमेंट. कितना आ गया? 9 minus 1 that is 8. First row second column that I'll get the first row second column element here. So that is 3 plus 2 3 plus 2 that is 5. Here we have minus 3 and minus 2 that is minus 5 here. यहां जब मल्टीप्लाई किया ये आ गया -1 plus 4 that is plus 3.
So this is a square. Now 5 times of a, right, that is the scalar multiplication. कभी भी हम कोई स्केलर क्वांटिटी किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्केलर क्वांटिटी सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाता है, एंड दैट इज 7 टाइम्स आई, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट. अगेन आई होप यू नो दीज थिंग्स, राइट. तो चलो अभी वेरीफाई करते हैं. लेट मी डू दिस फॉर यू. सो ए स्क्वायर, आई राइट द LHS here, LHS a स्क्वायर माइनस 5a, बिकॉज पहले तुम्हें शोड ऐड करना है, तो आप इन मेथड्स का ध्यान रखेंगे, स्टेप्स का ध्यान रखेंगे कि आप चीज़ों को प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर रहे हैं. 5 and this is 5 and 3. 5 times of a. Now a I have this, मुझे इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सारे के सारे एलिमेंट्स 5 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे. ठीक है ना. लेट्स सी. तो 5 से मैंने मल्टीप्लाई किया, ये आ गया मेरे पास 15, 5 माइनस 5 और 10. देन दे आर सेइंग 7 टाइम्स ऑफ आई. आई हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, बल्कि स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं ना, जिसमें सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, बाकी सब 0 होते हैं. तो 2 by 2 का चल रहा है, तो डेफिनेटली 7 से मल्टीप्लाई करने पे ये 7 हो जाएगा और ये तो 0 ही रहेगा. लेट्स सी इफ वी आर गेटिंग null matrix there, because it should be equal to O. This is not 0 actually, this is actually O. O means what? Null matrix. ठीक है. तो आओ जरा चेक करते हैं कितना हो रहा है. तो 8 माइनस 15 प्लस 7 पूरा पूरा 0. 7 5 प्लस माइनस 0. माइनस 5 माइनस का माइनस 5, दैट इज अगेन 0. 3 माइनस 10 प्लस 7, दैट इज 0. So that is equal to O, which is the RHS. Which is the RHS. Now that is one part of the question. The second part, कई बार जब हमें इनवर्स निकालना होता है, देखो बोर्ड में, whether you are a CBSE student or an ISC student, remember it is the method that gives you marks. कंपटीशन में ऐसा नहीं होता है, आंसर आ गया तो मार्क्स मिल जाते हैं, नहीं आया तो मार्क्स नहीं मिलते. मेथड डजंट काउंट, बट इन योर बोर्ड्स द मेथड इज मोर इंपॉर्टेंट देन द फाइनल आंसर. ठीक है. सो रिमेंबर दैट. यहां पे अब आपको बोला गया है हेंस फाइंड ए इनवर्स, राइट. अगर आई होप आपने PYQs देख रखे होंगे, सैंपल पेपर कर रखे होंगे, तो लैंग्वेज पे भी ध्यान देखना. अब इन्होंने ये नहीं बोला फाइंड ए इनवर्स, इन्होंने बोला हेंस फाइंड ए इनवर्स. दैट मींस यूजिंग दिस इक्वेशन दैट यू हैव जस्ट प्रूव, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स. तो तुम्हें इसी मेथड से ही करना है, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर कट जाएंगे आपके. ध्यान रखना इस बात को. आओ चलो अभी जो हमने प्रूव किया है, इधर डू वी हैव स्पेस? यस आई डू हैव स्पेस. तो हमारे पास है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i. a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i दैट इज इक्वल टू O. मुझे a इनवर्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, अभी i वाले एलिमेंट को एक तरफ रखूंगा, बाकी सबको दूसरी तरफ लेके जाऊंगा. i को मैंने इधर रखा और बाकी सारे एलिमेंट्स को मैं राइट साइड पे लेके चला गया. नाउ मल्टीप्लाइंग, ध्यान रखना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में द ऑर्डर मैटर्स. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव. ठीक है. तो मैं अभी a इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं. ठीक है. सो इफ आई मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स ऑन बोथ द साइड्स, a इनवर्स, अगर मैंने राइट साइड पे इसको मल्टीप्लाई किया है तो यहां भी मेरे पास ये राइट साइड पे ही मल्टीप्लाई होगा, यहां भी ये राइट साइड पे ही मल्टीप्लाई होगा. नाउ हाउ इज दैट गोइंग टू हेल्प मी? नाउ आपको अगर इन जनरल अगर सिर्फ इनवर्स निकालने को बोलते तो जनरली इट इज सजेस्टेड कि आप एडजॉइंट वाले मेथड से करो. रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस के तो क्वेश्चन अब आने बंद हो गए. पहले उससे भी होता, 3 मेथड से हम लोग निकाला करते थे, बट अभी सिर्फ 2 ही मेथड आपके करिकुलम में रह गया है, या तो ये इक्वेशन वाला मेथड या फिर एडजॉइंट वाला मेथड. ठीक है. देखेंगे शायद हमारे आज के सेट में शायद एडजॉइंट वाला मेथड पे भी अगर कोई क्वेश्चन देख लेंगे, अदरवाइज नो प्रॉब्लम. ठीक है. मतलब बता देना तुम मुझे, है ना, कमेंट में बता देना और कुछ चाहिए तो. सो लेट्स सी. तो अभी i इंटू एनी मैट्रिक्स बिकम्स द सेम मैट्रिक्स. तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 टाइम्स ऑफ a इनवर्स, और a इंटू a इनवर्स कितना होता है? आइडेंटिटी होता है. और a स्क्वायर इंटू a इनवर्स कितना बचेगा? i बचेगा. नाउ 5 टाइम्स ऑफ i दैट इज 5 0 0 5, और a हमारे को दे रखा था, लेट्स चेक क्या था, 3 1 minus 1 2, 3 1 minus 1 2, दैट इज RA. अगर इसको मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं तो कितना आ रहा है? दिस इज कमिंग आउट टू बी 2, दिस इज कमिंग आउट टू बी -1, this is +1, and this is coming out to be 3. Now this is 7 times A inverse. This is what? This is 7 times A inverse. We are supposed to find the value of A inverse. So from here आप A inverse की वैल्यू कितनी लिखने वाले हो? You will divide
all the elements by 7. So that would be 2 by 7 minus 1 by 7, 1 by 7 and 3 by 7. That is the value of A inverse. तो आई होप इन प्रोसेस को आप ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी बातें हैं बट बहुत जरूरी हैं बच्चों. मेक श्योर यू रिमेंबर द मेथड्स. सवाल को पढ़ के ये समझने का प्रयास करना किस मेथड से वो आपसे करने को कह रहे हैं. ठीक है, दिस वुड बी ट्रू इवन इन 3D, दिस वुड बी ट्रू इवन इन डिफरेंशिएशन, है ना. तो हर चीज को आप किसी भी टॉपिक में मेथड को, सवाल को पढ़ के समझना किस मेथड से वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं. यूज दैट मेथड. ठीक है जी, चलिए आइए. So moving on to the next one, this is the fourth question. We have got 15. This is the fourth one. So fourth question हमारे पास है. This is exercise 4.1 से पहले example number 3. ठीक है जी. Evaluate the determinant. तो ये तो बहुत ही easy है. Again determinant open करना मुझे उम्मीद है आपको आता होगा, बट फिर भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है तो शायद किसी पर्पस से डाला होगा. आओ देख लेते हैं. ठीक है. पहले डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़नी होती थी, अभी भी होती हैं. आप कॉम्पिटिशन्स अगर दे रहे हैं या कोई भी अच्छा एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे आपको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज दे प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सॉल्विंग द गुड क्वेश्चंस ऑफ डिटरमिनेंट्स. अभी जो जेई का एग्जाम हुआ है जनवरी में, सेशन 1, उसमें भी कई अच्छे सवाल मैट्रिक्स डिटरमिनेंट क्या है जो प्रॉपर्टी पे डायरेक्टली सॉल्व हो रहे हैं. ठीक है, तो इन केस यू आर आइंग दोज एग्जाम्स, मेक श्योर कि आप डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ ले रहे हैं. हालांकि अभी बोर्ड में तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज पे ज्यादा सवाल बिल्कुल नहीं आ रहे हैं. इट हैज बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम द बोर्ड रिजल्ट, बोर्ड करिकुलम, बट आप यहाँ पे तो उसको कर सकते हैं ध्यान से. तो यहाँ पे हमें यहाँ पे देखना है कि डिटरमिनेंट को ओपन करके क्या होगा. डिटरमिनेंट की एक वैल्यू होती है तो वो देख लेते हैं कितना होगा. क्योंकि यहाँ मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि थर्ड कॉलम में मेरे पास 2 जीरोज हैं, तो डिटरमिनेंट को हम लोग कहीं से भी ओपन कर सकते हैं, अलोंग एनी रो, अलोंग एनी कॉलम. इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि आपके पास जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हैं वहां पे आप उसको ओपन अप करेंगे. ठीक है, तो आओ देख लेते हैं. बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है तो मैं कर देता हूं. कैलकुलेशन में इसमें कुछ है ही नहीं. तो डिटरमिनेंट अगर मैं निकालता हूं 1 -1 4 2 3 1 4 0 0. इसका एलिमेंट क्या है हमारे पास, इसकी पोजीशन क्या है. दिस इज A13. A13. तो कोफैक्टर्स और माइनस तुम्हें याद होगा ना. A13 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. 1 + 3 is 4 which is an even number. अगर इनका सम इवन होता है तो वो एज इट इज साइन रह जाता है जो है उस नंबर का. बट अगर सम ऑड होता है, जैसे कि इस पार्टिकुलर केस में दिस इज A12 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, द सम इज 3, वो ऑड है. तो मैं जब इसको ओपन करूंगा अलोंग दिस, तो यहाँ पे मैं 2 नहीं लिखूंगा, -2 लिखूंगा. राइट, यहाँ पे इट इज A21, यहाँ पे 1 है, -1 है, तो मैं इसका साइन चेंज कर दूंगा. प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर दूंगा. If the sum is odd, then the sign would change. If the sum is even, the sign would remain same. I hope you know these basic facts, but still to, guide those people जिन्होंने साल भर ठीक से काम नहीं किया है. ठीक है ना. तो देखो यहाँ पे अभी ओपन करते हैं along the third column. I'm opening it along the third column because we have got zeros there, the best and the easiest part. So +4, और जिसको भी कंसीडर करते हैं उसका वाला कॉलम और उसका वाला रो कैंसिल कर देते हैं और इस डिटरमिनेंट को कंसीडर करते हैं, which is -1 4 3 and 1. This is coming out to be -1 and that's -12. So -13 and that makes it -52. So I hope you remember these basic things और इसको बस सही से implement कर लेना. That would be perfect thing for you. चलो next one, coming to the fifth question. I hope the pace is okay. In case you find some of the questions are very easy, but then I'm not discussing difficult questions now. I'm not discussing the easy ones too. I'm discussing the important ones, and the important ones can be easy, can be difficult. Depends how do you take it. कोई चीज आपने पढ़ रखी है तो आपको वो आसान लगेगी, और कोई भी चीज अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ी है तो आपको कठिन लग रही होगी. ठीक है, तो हमें ये देखना है कि भाई एग्जाम का एक अपना लेवल है और हमें उस लेवल पे जाना है. अगर हम उसके लेवल पे चल रहे हैं तो अच्छी बात है, उसके लेवल से नीचे है तो एग्जाम तो नीचे नहीं आएगा, हमें ऊपर उठना पड़ेगा. ठीक है, दैट हैज टू बी अंडरस्टूड. लेट्स सी नेक्स्ट वन. अब कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसके ऐसे क्वेश्चंस तो जेई में भी कई बार पूछे गए हैं. सेवरल टाइम्स दे हैव आस्क्ड दीस थिंग्स बिकॉज इस क्वेश्चन में एक सिली मिस्टेक का बड़ा बम्पर स्कोप होता है. इवन द गुड स्टूडेंट्स कमिट सिली मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन, इन दिस पार्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन. क्या है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, आई एम श्योर आप में से कईयों को आता होगा, बट जहां मैं कह रहा हूं, पिन पॉइंट कर रहा हूं कि जहां गलतियां होती हैं उसको बहुत ध्यान से देखना. ठीक है,
क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट? लेट्स से मैं इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस करता हूँ, राइट? जैसे फर्स्ट होगा वैसे ही सेकंड हो जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं है उसकी ना। क्या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है? अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, लेट्स से दिस इज x1 y1 x2 and y2 and x3 and y3, और आपसे बोला गया बताओ व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. So the area of triangle ABC is the determinant of x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, half of this and the modulus of this. It has to be the absolute value. As we are talking of area, अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आती है तो हमें इसका ध्यान देना है कि we have to consider the modulus, and that is where the value of k would significantly change. इसी मॉडुलस की वजह से आप कहीं ना कहीं कुछ अच्छी बातों को मिस कर देते हो, जहां आप सिली मिस्टेक करते हो नंबर कट जाते हैं। तो ध्यान से देखो, अभी क्या है, हमें गिवन है कि इसका एरिया 4 है, ठीक है? इस 2 को तो मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूं, तो ये 4 2 जा मेरे पास 8 आ गया ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। x1 y1 की वैल्यू अगर मैं रखना शुरू करूं तो k 0 4 0, अच्छी बात ये कैलकुलेशन में बहुत सारे इन्होंने जीरोस दे रखे हैं, सो दैट मेक्स द कैलकुलेशन वर्थ वेरी वेरी इजी थिंग. नाउ डोंट फॉरगेट कि आपके पास यहाँ पे मॉड है, राइट? ये सिर्फ डिटर्मिनेंट नहीं है, ये डिटर्मिनेंट का मॉड है, यानी जो भी इसकी वैल्यू आने वाली है उसको आप उसका एब्सोल्यूट वैल्यू कंसीडर करने वाले हो, और यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली है दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ k. तो कोई नंबर तो मिलेगा नहीं कि -4 मिला तो हमने +4 कर दिया, या -10 मिला तो +10 कर दिया. ये तो k के फॉर्म में होगा और k के बारे में हमें बताना है. सो दैट इज वेयर यू नीड टू रिमेंबर कि जब कोई भी मॉड हटेगा ना तो प्लस माइनस लगेगा. अगर एक तरफ से मॉड हटेगा तो दूसरी तरफ प्लस माइनस लगेगा. रिमेंबर दैट. कहने का क्या मतलब है कि अगर मैं यहां से मॉड हटाता हूं तो यहां मैं +-8 कंसीडर करूंगा. आई विल बी कंसीडरिंग +-8. मॉड हटाया बिकॉज देखो इसकी वैल्यू या तो +8 होगी या -8 होगी, तभी तो राइट साइड पे 8 आ रहा है, एंड एज इट इज मॉड. ठीक है ना? अभी देखो वैल्यू कितनी आई, तो मैंने अलोंग द लेट्स से मैं इसको अलोंग द कहीं से भी ओपन कर सकता हूं. इफ यू आर कंफर्टेबल ओपनिंग द डिटर्मिनेंट अलोंग द सेकेंड कॉलम, दिस वुड बी द इजीएस्ट बिकॉज हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है यहाँ पे. ठीक है जी? तो 2 देखा, दिस इज थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम विच इज ऑड, तो यहाँ पे ये -2 के साथ ओपन होगा, और वैल्यू क्या आएगी? ये 4 वैल्यूज डिटर्मिनेंट में ओपन होंगी. कितना होगा ये? k-4. दिस इज k-4. ठीक है जी? अब इस +-2 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये -+4 हो जाएगा और हमारे पास k-4 आएगा. जब ये +4 है, जब हमारे पास इसकी वैल्यू +4 है, तो फिर k की वैल्यू मेरे पास 8 आ रही है, और जब ये वैल्यू -4 है तो मेरे पास k की वैल्यू 0 आ रही है. सो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में एक आंसर तो सब लोग दे देते हैं, दूसरा आंसर कई बार अच्छे बच्चे भी मिस कर देते हैं. सो डू रिमेंबर द गोल्डन लाइन, मॉडुलस हटेगा तो प्लस माइनस लगेगा. ठीक है भैया? ध्यान रखना. नोट्स वगैरह तो आपको मैं PDF शेयर कर दूंगा ना टेलीग्राम चैनल पे, तो मैं बहुत ज्यादा वेट नहीं कर रहा हूँ कि आप इसको लिख लोगे. अदरवाइज भी कहीं आपको लिखना होगा तो आप पॉज वॉज करके लिख लेना. एक और सजेशन जो मैंने स्टार्टिंग में दिया था, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो भी सवाल हैं आप पहले एक बार उसको खुद से करो. ठीक है? उसके बाद फिर वीडियो पॉज कर दो, मतलब पहले पॉज करके ना सवाल देख लो, पॉज कर दो, खुद से सॉल्व कर लो, उसके बाद सोल्यूशन चेक करो तुमने स्टेप सही से किए नहीं किए, कैलकुलेशन सही से की नहीं की, उन सब बातों को दोबारा से रीचेक करना. ठीक है? आगे बढ़ रहे हैं. सो मूविंग ऑन टू द 6th क्वेश्चन, राइट? 15 में से छठे सवाल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं. छठा सवाल हमारे पास है डिटर्मिनेंट का. ये कहां से आया भैया? ये आया हमारे पास एक्सरसाइज 4.4 से. ये प्रूविंग का क्वेश्चन है. वेरीफाई दिस. इसमें 2 सवाल है, इनमें से मैं एक क्वेश्चन कर दे रहा हूं, छोटी कैलकुलेशन वाला सवाल कर रहा हूं, बिकॉज मेनली मेरा पर्पस है तुम्हें मेथड को सिखाना. कैलकुलेशन तो तुम कर लोगे, न कहीं होता है तो फिर यार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट तो नहीं है. कैलकुलेशन तो तुम्हें करनी पड़ेगी. ठीक है ना? आओ चलो देखते हैं क्या कह रहे हैं कि वेरीफाई a into adjoint of a is equal to determinant of a into i. I is again the same identity matrix. तो सबसे पहले आओ adjoint of a देखते हैं. एडजॉइंट कैसे निकलता है? अब इस सवाल को डिस्कस करने का पर्पस ये था कि आपको एडजॉइंट कोफैक्टर्स की बातें हम यहाँ पे डिस्कस कर लें.
ठीक है, हालांकि 3/3 के लिए भी हम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट विल टेक टाइम एंड आई वांट टू कीप इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल। ठीक है, तो इन केस यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग एनीथिंग, डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ मैसेज राइट इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट में एक मैसेज डाल देना, तो आई ट्राई टू यू नो एक्ट पॉजिटिवली ऑन दैट। ऑलराइट, चलो अभी देखो, सबसे पहले इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करते हैं। तो एडजॉइंट के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एडजॉइंट के लिए हमें चाहिए होते हैं कोफैक्टर्स। और कोफैक्टर्स क्या होते हैं? जो माइनर्स होते हैं ना, हर एलिमेंट का एक माइनर होता है, हर एलिमेंट का एक माइनर होता है। ठीक है, तो जो भी हमारे पास माइनर होता है राइट, उसके 1 1 राइट, अगर मैं इसको और जनरलाइज तरीके से लिखूं तो ज्यादा बढ़िया ये लिखा होगा, ज्यादा बढ़िया ये रहेगा कि मैं इसको इस तरीके से लिखूं कि जैसे मैं अगर CIJ को फैक्टर कैलकुलेट करना चाहता हूं तो -1 की पावर I प्लस जे इस सवाल को डिस्कस करने का मेन पर्पस ये है कि हम लोग कोफैक्टर्स माइनर्स के बारे में डिस्कशन कर सकें। तो इसमें जो कोर कॉन्सेप्ट बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, उसको मैं पहले यहाँ पे डिस्कस कर ले रहा हूँ कि अगर आपके पास किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है तो ये क्या हो जाता है? -1 की पावर I प्लस जे, दैट इज रो प्लस कॉलम एंड माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है ना? अब माइनर कैसे निकालते हैं राइट? सपोज करो मैं एक 3/3 का तुम्हें माइनर निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, लेट्स से मुझे इस एलिमेंट का माइनर निकालना है। इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है? सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। ठीक है, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो जब मैं इसका माइनर निकालूंगा तो माइनर और कोफैक्टर्स क्या होते हैं? वैल्यूज होते हैं राइट, दे आर नॉट अरेंजमेंट्स। मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट, बट माइनर, कोफैक्टर, डिटर्मिनेंट, ये सब क्या है? ऑल दीज आर वैल्यूज और एन एक्सप्रेशन दैट यू गेट आफ्टर सॉल्विंग इट। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं M23 की बात करता हूं तो जिसकी भी मुझे वैल्यू निकालनी है उसका रो और उसका कॉलम कंसीडर नहीं होगा, बाकी जो बचेगा उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। कितना आएगा? 1 into 0 and this is minus of -2. सो अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 1 into -2 and -1 and तो ये आपके पास आने वाला है एग्जैक्टली -2। तो ये मेरे पास क्या है? ये माइनर है। अगर मैं यहाँ पे कोफैक्टर की बात करता हूँ, व्हाट इज C23 इन दिस केस, तो ध्यान रखना -1 की पावर 2 + 3 इनटू द वैल्यू दैट इज -2। तो ये जो कोफैक्टर आएगा वो कितना आएगा? +2 आएगा। कोफैक्टर इस केस में कितना आएगा बच्चों? दैट विल बी +2। ठीक है ना भैया, समझ में आ रही है बात की नहीं? ओके, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, बताते रहना। ठीक है, चलो देखो, तो अभी इसको देखते हैं आगे। हमारे पास इस पार्टिकुलर के लिए एडजॉइंट वगैरह सब कुछ कैलकुलेट करते हैं। तो प्रोसेस ये रहेगा कि हम लोग यहाँ पे कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो आओ C11 निकालते हैं, ये तो +1 होगा, और इफ आई कंसीडर दिस तो मेरे पास ये +4 आ जाएगा। C12 अगर मैं देखता हूं तो C12 की जो वैल्यू आएगी मेरे पास, तो C12 इज लाइक दिस वन, तो इसका मेरे पास +3, और क्योंकि 1 2 हमारे पास ऑड है 1 + 2, तो हम लोग इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन आई हैव व्हाट? C21 दैट इज अगेन -2, और C22 की अगर हम बात करते हैं तो C22 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? +1। तो हमने ये कोफैक्टर्स यहाँ पे सारे कैलकुलेट कर लिए डायरेक्टली। नाउ एडजॉइंट क्या होता है? व्हाट इज एडजॉइंट? एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज अगेन एन अरेंजमेंट, इट इज एन अरेंजमेंट। ठीक है, एडजॉइंट हमें कैसे मिलता है? जो हमारे पास कोफैक्टर्स होते हैं ना, उसका ट्रांसपोज हमें चाहिए होता है। तो कोफैक्टर्स जैसे इस केस में हमारे पास है 4, -3, -2 एंड +1, दीज आर द रिस्पेक्टिव कोफैक्टर्स। ठीक है, जब मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे ट्रांसपोज एडजॉइंट मिलेगा। तो ये आने वाला है 4, -3, -2 and 1. So this is the transpose. Now that is one part of the question. We have to verify कि जो मेरे पास adjoint into the given matrix है उसका जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू into I के बराबर होगा। That we have to see. चलो देखते हैं, let's see. I think I need some space, तो मैं इधर इसको नेक्स्ट पेज पे लेके आता हूँ। ए हमें क्या दे रखा है? ए हमें दे रखा है 1 3 2 4। ओके, 1 3
24। सबसे पहले मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूं जो आसानी से दिख रहा है। 4 में से 6 गया -2, दैट इज द डिटर्मिनेंट। अभी मैं LHS पे जरा फोकस करता हूं, LHS कितना है। तो LHS इन्होंने बोल रखा है हमारे को कि A इंटू एट ज्वाइंट ऑफ ए, ठीक है जी, A इंटू एट ज्वाइंट ऑफ ए की वैल्यू है 1324 और एट ज्वाइंट ऑफ ए हम लोगों ने अभी पीछे कुछ कैलकुलेट किया है 4 - 2। अच्छा, ये तो डायरेक्टली भी शॉर्टकट से कर सकते हो, कोई मतलब 2/2 का एड ज्वाइंट और इनवर्स निकालना तो बड़ा ही इजी सा काम होता है ना। क्या करते हैं, ये जो हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल पे एलिमेंट है उसको इंटरचेंज मार देते हैं, ठीक है, बल्कि इंटरचेंज नहीं करते, उसका सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं, यानी ये -2 और ये -3 एज इट इज रह जाता है, ठीक है ना। और अभी देखते हैं कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी +4 एंड -6, दैट इज -2, दैट इज -2। ये आ गया -2 और +2, ये आ गया 0 आपके पास, ठीक है जी, बड़ी अच्छी बात है। दिस इज +12 एंड -12, दैट इज 0 अगेन। और ये वैल्यू आ रही है मेरे पास माइनस का 6 एंड प्लस का 4, दैट इज -2। नाउ इज इट इक्वल टू determinant of A into I? Determinant of A is -2 and I, every one of us know what is the value of, now this is the matrix। तो हमें ये देखना है क्या ये इसके बराबर है, तो ये 100% बराबर है। तो ये हमें वेरीफाई करना था। आप यहाँ पे इसको छोड़ सकते हो, आगे लिख सकते हो, जो शायद मुझे तो लिखना बड़ा पसंद था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है जी। मेरे ओपिनियन में ये वाला सवाल जरूर से आपके एग्जाम में आने वाला है। The numbers might change, but ये सवाल जरूर से रहने वाला है। To find the system of solution of system of equations using A inverse। और इसको डिटेल से देखेंगे, कोफैक्टर, माइनर, हर चीज को डिटेल से करेंगे। इस सवाल में सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक की गुंजाइश बहुत ज्यादा होती है। तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि कैलकुलेशन को बार बार रीचेक करते चलना, बिकॉज एक बार किसी स्टेप में अगर तुमने कोई मिस्टेक कर दिया तो फिर कोई कमबैक नहीं है, फिर उसके बाद हर चीज गलत होती चली जाएगी। जिन लोगों ने कैलकुलेशंस में डिटर्मिनेंट्स की कर रखी हैं, कोफैक्टर्स की कर रखी है, वो मेरी बात से एग्री कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं वो अभी ध्यान से देखना, तुम भी एग्री करोगे, ठीक है। चलो देखते हैं, लेट्स सी। तो यहाँ पे इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास पहले ए इनवर्स निकालना है, तो उसके लिए मैं कोफैक्टर्स निकालना शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहला कोफैक्टर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, दिस वन, दिस इज -4 and +4, that is 0. Then I have got second element, first row second column, यहाँ पे आ गया -6 और +4, तो ये आया -2, बट -2 मेरे पास +2 बन जाएगा। मैं कोफैक्टर्स कैलकुलेट कर रहा हूँ, जो भी ऑड पोजीशंस हैं वहां पे वो नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, हमारे पास C13 है। C13 में हमारे पास 3 में से 2 गया तो ये 1 आ गया। C21 की वैल्यू अगर मैं देखता हूं तो C21 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 6 में से 5 गया, तो 6 में से 5 गया तो ये तो हमारे पास 1 आ रहा है, बट इस 1 को मैं -1 लिखूंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाई ऑड है। C22 की बात करता हूं, C22 में -4 और -5, दैट इज -9। C23, तो C23 की जो वैल्यू है ये आ रही है हमारे पास +2 और +3 यानी कि +5। अच्छा, इस +5 को मैं -5 कर दे रहा हूं। आई होप यू डोंट माइंड, बिकॉज 2 3 इज ऑड, ठीक है। द नेक्स्ट वन, C31। C31 की वैल्यू अगर मैं चेक करता हूं, C31 इज कमिंग आउट टू बी 12 में से 10 गया तो दिस इज कमिंग आउट टू बी +2, +2 विल रिमेन +2 because it is the sum is even। then C32, इसका सम क्योंकि ऑड है तो हमें ध्यान रखना है कि ये -1 से मल्टीप्लाई होगा, जो भी वैल्यू आएगी। C32 चेक करते हैं। C32 की जो वैल्यू आ रही है दिस वुड बी -8 और -15 यानी कि -23। -23 ये वैल्यू मुझे बहुत पसंद नहीं है, राइट, ये वैल्यू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे छोटी वैल्यूज अगर मिल जाती है तो मुझे लगता है कैलकुलेशन सही है। ऐसी वैल्यूज मिलती है तो मैं रीचेक करता हूँ, अरे भाई कुछ गलत तो नहीं हो गया, तो एक बार मैं रीचेक करूंगा इसे। हालांकि ठीक ही होना चाहिए, बट फिर भी इट्स गुड टू रीचेक, देन अगेन कीप कमिटिंग द मिस्टेक्स इन द सब्सिक्वेंट स्टेप्स।
तो 3 2 अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे हमारे पास -8 और -15 -23 होगा, बट क्योंकि ये ऑड है तो -23 विल बिकम +23। सही लग रहा है मेरे को। C33 की वैल्यू चेक करते हैं। तो दिस इज +4 एंड +9 दैट इज +13। अभी मैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। अच्छा, यहाँ पे ना डिटर्मिनेंट की वैल्यू से एक बड़ी खास बात है कि तुम चेक कर सकते हो कि तुमने जो कैलकुलेशन की है वो सही की है कि गलत की है। यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी यूज करके ये चेक कर लूंगा कि मेरी कैलकुलेशन सही है कि गलत है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट कि एग्जाम में तुम ये 5-6 मार्क्स के क्वेश्चन में कोई गलती ना करो। इसको चेक करने का तरीका है विदाउट आस्किंग एनीवन, विदाउट चेकिंग द आंसर की विच यू डोंट हैव इन द एग्जाम। ठीक है, तो ध्यान से देखना। यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास एलिमेंट इंटू कोफैक्टर, यानी कि ये आ गया हमारे पास 0, एलिमेंट इंटू कोफैक्टर दैट इज -6, एलिमेंट इंटू कोफैक्टर दैट इज +5। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास -1 आ रहा है। तीनों ही जगह से सेम आना चाहिए, तो ऐसा करके देख लेते हैं, पता लग जाएगा कि हमने जो एलिमेंट जो कैलकुलेशन किया है वो गलत तो नहीं है, पता लग जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास -3, -18 और +20। तो ये आ रहा है -21 और 20, ये -1 ही आ रहा है, यानी कि कैलकुलेशन तो ठीक लग रही है। एक बार थर्ड भी चेक कर लो। ये आ गया +2, +23 और -26, -1। दैट कंफर्म्स अस कि यहां तक जो हमने कैलकुलेशन की है वो बिल्कुल सही की है। ठीक है, तो कैसे चेक करना है एग्जाम में, तो मैं ये बात भी ध्यान रखना है। इट हार्डली टेक्स 30 seconds टू चेक whatever calculations you have done till now is correct and make sure you do it right। अदरवाइज एक छोटी सी गलती से पूरा पूरा आगे के सारे स्टेप गलत हो जाते हैं। रिमेंबर दैट। ठीक है, इवन बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स कमिट दीज मिस्टेक्स, तो थोड़ा केयरफुल रहना है ऐसे सवालों में। ओके, कोफैक्टर्स आ गए, मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपने निकाल ली। अभी ए इनवर्स तो यहाँ पे निकाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे ए इनवर्स की वैल्यू लिख दे रहा हूँ। ए इनवर्स हमारे पास कितना आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 है, तो अभी जो ये कोफैक्टर्स हैं इसका ट्रांसपोज करने से मुझे एडजॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, और उसको मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी का साइन चेंज कर दूंगा। आई विल गेट द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। तो हाफ द क्वेश्चन वुड बी डन। अगर ये 5 मार्क्स का है तो मेरे ख्याल से 3 नंबर तो यहां तक आपको मिल जाएंगे। बचे हुए 2 मार्क्स के लिए क्या करना है वो भी स्टेप बाय स्टेप हम करने जा रहे हैं। लेट्स सी दैट। तो यहाँ पे मैंने एडजॉइंट की वैल्यूज लिखनी शुरू की, 0 2 1। फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट किया, देन -1 -9 -5, -1 -9 -5, and the third one is 2 23 and 13, 2 23 and 13। -1 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास सारी वैल्यूज साइन चेंज हो जाएंगी। दैट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, तो यहां तक सारी बातें आपको केयरफुली समझ में आनी चाहिए। इसके आगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करना है यूजिंग ए इनवर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है वो वैसे ही से सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल जैसे लीनियर इक्वेशन 2/3 सॉल्व करते हैं ना अलजेब्रा यूज करके, तो भैया वहां पे तुम्हारे नंबर कट जाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, बी केयरफुल अबाउट द मेथडोलॉजी, मेथड इज इंपॉर्टेंट इन बोर्ड्स। So I've just written the value of A inverse on the blank screen. Right, calculations I've left it there just to make sure कि आप PDF से अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको, पहले तो आप खुद से सॉल्व करना, प्रॉब्लम हो तो चेक करना, रिकंसिडर करना। ठीक है, और मैं अभी पूरी कैलकुलेशन आपको करके दिखा रहा हूँ। सो कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जिसमें हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसे देखते हैं क्या उसका प्रोसेस है। तो इसका प्रोसेस क्या है, A इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। ए क्या है, जो गिवन मैट्रिक्स है, एक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स हैं एक्स वाई एंड जेड, और बी क्या है, जो कांस्टेंट्स हैं राइट हैंड साइड पे उनकी वैल्यू, वो भी एक कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, उनको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास, ए इनवर्स इंटू बी। एक्स इज व्हाट, एक्स इज अ कॉलम मैट्रिक्स दैट कंप्राइजेस ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास है 0 -2 -1 1 9 and 5, -2 -23 and -13, and finally the value of b जो कि है कितनी, 11 -5 और -3, 11 -5 और -3। ये हमारे पास x y z की वैल्यू यहां से इसको सॉल्व करके आना चाहिए। लेट्स चेक दैट। हाउ कैलकुलेट करते हैं, 0 आ जाएगा। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है।
यहाँ पे -5 आ रहा है, बहुत ही बढ़िया है, और यहाँ पे +6 आ रहा है। तो x की वैल्यू मेरे ख्याल से +1 आनी चाहिए। देखते हैं अभी। यहाँ पे दिस इज कमिंग आउट टू बी -22, दिस इज -45 एंड द लास्ट वन इज +69। हाँ जी, कैलकुलेशंस रीचेक जरूर करते चलना। द लास्ट वन z, तो भैया देखो जरा XYZ कितना आया, ये आया +1। अच्छा, यहाँ पे भी जब XYZ पूरी कैलकुलेशन कर भी लोगे, लास्ट स्टेप में भी चेक कर लेना, व्हाई टू लूज एनी मार्क्स, राइट। चेक करने में 30 सेकंड से अधिक नहीं लगेंगे, ध्यान रखना। सॉल्व करने में थोड़ा समय जरूर लग रहा है, बट चेक करना इज वेरी फास्ट। XYZ की वैल्यू मेरे पास 1 2 3 आ रही है, दैट सीम्स वेरी गुड टू मी, बड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ यार बिल्कुल सही होना चाहिए, बट आई चेक दैट। 30 सेकंड्स की बात है, चेक करेंगे 1 2 3 की वैल्यू सही है कि नहीं। 1 2 एंड 3, दैट्स 15। तो 17 में से 6 गया, 11 है क्या? हाँ है। दैट कंफर्म्स अस कि आपने जो कैलकुलेशन किया है वो बिल्कुल सही है, और यहां से आप कंफर्म करके कह सकते हैं कि आपके पास जो XYZ की जो वैल्यूज हैं, XYZ की जो वैल्यूज हैं वो आप यहाँ पे फाइनली लिख दोगे कि X1 है, Y2 है, और Z की वैल्यू +3। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। So make sure you take care of the method and the steps. That is important for any board exam, and that would help you get all the marks, right? 80 out of 80 भी बच्चे लेके आते हैं मैथमेटिक्स में, बहुत सारे बच्चे लेके आते हैं, right? वही लेके आते हैं जिनके मेथड्स भी सही होते हैं और एक्यूरेसी भी सही होती है। तो मेक श्योर यू इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स इन द एग्जाम। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज द 8th वन। हमारे 15 क्वेश्चन की लिस्ट में 8वें सवाल पे हम लोग आ गए हैं, और दिस वी हैव एंटर्ड कैलकुलस नाउ। कैलकुलस में हमारे पास ये जो सवाल है, दिस इज फ्रॉम कॉन्टिन्यूटी। अगेन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस गिवन है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और वैल्यू ऑफ द फंक्शन उस लिमिट के बराबर होना चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट कब करती है? जब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू एग्जैक्टली सेम आती है, और जैसे इन्फिनिटी अगर दोनों आ गई तो उसको हम लोग सेम नहीं बोलेंगे, राइट। इट शुड बी अ रियल वैल्यू, राइट। अगर एक +5 है दूसरा भी +5 होना चाहिए। इट शुड बी अ डिटरमिनिस्टिक वैल्यू, राइट, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, इन्होंने बोल रखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सच दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है जी, अच्छी बात है। तो जहां पे भी ये दिस इज पीस वाइज फंक्शन, राइट, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 30 है ये। तो इस तरह के सवाल कई बार आ रखे हैं, और मेरा ये मानना है इसको तुम्हें ठीक से करना चाहिए। इसी का बेहतर कॉन्सेप्ट जो है वो जेई में आ जाता है, जहां कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी दोनों को चेक करने को दे देते हैं। खैर उसकी बात हम 9 तारीख की बात करेंगे, अभी फिलहाल तो हमारा फोकस बोर्ड पे है, 9 तारीख पे है, ठीक है। तो उस पे हमें ये ध्यान देना है कि LHL क्या होगा। तो भैया 2 हमारा पॉइंट है जहां की फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, तो जहां पे फंक्शन की वैल्यू चेंज होती है ना, बस वहीं पे चेक करते हैं कि 2 पे क्या वैल्यू है, 10 पे क्या वैल्यू है, उस पे LHL पे RHL पे, एंड बी इक्वेटेड टू गेट द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स। आओ चेक करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पे एट x इक्वल्स टू +2 हमने LHL चेक किया, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो 5 आ गया। 2 पे हमने RHL चेक किया, तो 2 पे RHL में डेफिनेशन बदल गई और हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? दिस विल बी ट्वाइस ऑफ a प्लस b। क्योंकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दे रखा है तो LHL वुड बी इक्वल टू द RHL, एंड दैट कंफर्म्स अस कि हमारे पास पहली इक्वेशन 2a प्लस b इज इक्वल टू 5 आने वाली है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है जहां की ये फंक्शन रीडिफाइन हो रहा है वो x इज इक्वल टू 10। 10 पे अगर मैं LHL देखता हूं तो LHL की वैल्यू आ रही है मेरे पास 10a प्लस b, और अगर मैं RHL देखता हूं दैट इज अगेन अ कांस्टेंट फंक्शन, दैट इज 21। तो दैट इज अगेन अ वेरी इजी कैलकुलेशन, जिससे कि हमें कैलकुलेशन को फाइनल स्टेप तक पहुंचाने में काफी हेल्प मिलने वाली है। अभी मैं इसका डिफरेंस चेक कर लेता हूं, आई थिंक दैट वुड बी ऑल। तो अगर मैं 2 - 1 करूंगा तो ये 8a आ जाएगा, और यहां पे ये 16 आ जाएगा। a की वैल्यू बड़े मजे में तुम्हें 2 मिल जाती है, और उठा के किसी एक जगह पे रख दो तो ये 20 हो गया। तो यहां से b इज इक्वल टू 1 आ जाता है। यही आपसे पूछा गया था कि बताइए a और b की वैल्यू कितनी है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं a इज 2 एंड b इज 1। दैट वाज वेरी इजी, आई जस्ट होप यू रिमेंबर दीज बेसिक थिंग्स। आगे बढ़ते हैं। कमिंग टू द 9th वन, राइट, वी हैव एंटर्ड कैलकुलस।
थोड़ा कॉन्सेप्ट हम लोग को अभी कैलकुलस के बाद थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी भी देखना है, थोड़ी सी कैलकुलस के बाद थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी भी देखना है, थोड़ी सी वेक्टर्स भी देखनी है। तो जो बेसिक बेसिक जरूरी बातें हैं, जो कंफर्म वाली बातें हैं, मैं उसी को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। आई एम नॉट डिस्कसिंग द एंटायर थिंग, इज नॉट वन शॉट ऑफ द एंटायर सिलेबस, नो, देयर इज वन शॉट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड 50-60 मार्क्स आउट ऑफ दोज 80 मार्क्स। ठीक है, तो आओ चलो देखते हैं, लेट्स सी। डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ दैट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। क्या यूज करेंगे यहाँ पे? यहाँ पे हम चेन रूल यूज करेंगे। अच्छा, चेन रूल यूज करने से पहले मेरा ये मानना है कि अगर तुम अपनी थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लो और फंक्शन को और इजी बना लो तो बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको चेन रूल तो याद होगा। प्रोडक्ट रूल और चेन रूल, दो चीजें मुझे यहाँ पे यूज होती हुई दिखाई देती है। प्रोडक्ट रूल और चेन रूल, दो चीजें यहाँ पे मुझे यूज होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो क्या है भैया चेन रूल एंड प्रोडक्ट रूल? आओ जरा एक बारी रिवाइज कराऊं क्या? कर लो। अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है जो कि कंपोजिट है एफ ऑफ जी एक्स, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, और इसका मेरे से बोला गया कि डी बाई डी एक्स बताओ, ये तो होता है ना चेन रूल। जब फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है तो हम लोग चेन रूल यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये आ जाएगा एफ डैश ऑफ जी एक्स, और जो भी हमारे पास g का डेरिवेटिव है उसको हम लोग फिर प्रोडक्ट में लिख देंगे, दैट इज g डैश x। so that is what we get here. okay, now अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। अब लेट्स सी। सो क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन यहाँ पे चेक करेंगे। इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। अच्छा, बिफोर आई डिफरेंशिएट मैं इसका नामकरण कर दे रहा हूँ। ठीक है, दिस इज कॉस ऑफ एक्स क्यूब। साइन स्क्वायर एक्स क्यूब को मैं लिखना चाहता हूँ साइन एक्स क्यूब इनटू साइन एक्स क्यूब। चलेगा क्या? अरे बोलो भाई, चलेगा? चलेगा, कमेंट में बताना। ठीक है, अभी क्या करता हूं मैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और 2 से डिवाइड करता हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं? आई एम यूजिंग द बेसिक्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री टू मेक इट अ सिंपलर फंक्शन सो दैट आई गेट इजी डिफरेंशिएशन। ठीक है, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री के जो आइडेंटिटीज हैं उसको यूज करके फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर रहे हैं ताकि डिफरेंशिएशन के एफर्ट्स कम हो जाएं। बट हाँ, उसके लिए तुम्हें बेसिक ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है? मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2 sin थीटा cos थीटा, दैट विल मेक इट sin 2 थीटा। तो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। ठीक है, यहां आ जाएगा मेरे पास sin 2 थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज एक्स क्यूब, एंड एक sin एक्स क्यूब मेरे पास अभी रह गया है। अच्छा, मजे की बात तो ये है कि इसको भी हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसे भी हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? यहाँ पे ट्वाइस ऑफ साइन ए साइन बी का कॉन्सेप्ट होता है। ये भी अगेन ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें याद होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज अगर तुम्हें याद नहीं है तो अभी थोड़ा समय बचा है, सारे फॉर्मूलेज याद करने की जरूरत नहीं है। बेसिक बेसिक जो है, जो एनसीईआरटी में गिवन है, उतने भी अगर याद कर लो 11वीं क्लास के, तो वो कैलकुलस में बहुत हेविली यूज होते हैं। तो प्लीज मेक श्योर, बाय कैलकुलस आई मीन डिफरेंशिएशन एज वेल एज इंटीग्रेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी में उसको रिड्यूस करने के लिए, आईटीएफ के क्वेश्चंस में यूज करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज को याद रखें। डायरेक्टली डिफरेंशिएट करोगे, सिली मिस्टेक की गुंजाइश बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करके डिफरेंशिएट करोगे, इट इज वेरी वेरी इजी, राइट? इट इज कंफर्म कि तुम सारे नंबर लेके आने वाले हो। ठीक है, तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट, जहां भी कहीं ट्रिग्नोमेट्री दिख जाए, इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो, पहले उसकी आइडेंटिटी यूज करके उसको सिंप्लीफाई करो। ठीक है, एंड देन डिफरेंशिएट। एफर्ट्स उतने ही लगेंगे, बल्कि कम लगेंगे, याद रखना इस बात को। बट आइडेंटिटीज याद कर लेना, अभी समय है 3-4 दिन का, आसानी से कर सकते हो। ठीक है, देखो 3-4 घंटे में भी हो जाता है यार, 3-4 घंटे के आधे 1 घंटे काम है। मैं एक काम करूंगा, एक वीडियो है मेरा बना हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फॉर कैलकुलस। आई थिंक ऐसे ही 13 मिनट का वीडियो है, तो उसको मैं इधर अभी हाईलाइट में लगा दूंगा आपके स्क्रीन पे। ठीक है, क्लास 12th में या किसी में भी डाल दूंगा, तो आप उसको ढूंढ लेना और उससे थोड़ा सा रिवीजन कर लेना, तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बाकी इट्स अप टू यू, लेट्स सी। तो यहाँ पे अभी इसको देखते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं फिर से एक आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी यूज करने वाला हूं मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूं ट्वाइस ऑफ साइन ए साइन बी। आई एम गोइंग टू यूज दिस trigonometrical identity before I differentiate this to simplify this. What is this? This is going out to be cos of a minus b minus of cos a plus b. ठीक है, let's see. And again, इस आइडेंटिटी में जो बड़ा है वही a है, याद रखना, तो बड़ा है वही a है, इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पे बड़ा क्या है? यहाँ पे 2x हमारे पास बड़ा है, तो मैं 2x को a लेने वाला हूँ।
और अब मैं इस फंक्शन को, क्योंकि मेरे पास 2 नहीं है, तो अगेन मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं। सो इन द डिनोमिनेटर आई विल गेट अ 4 और ऊपर मेरे पास वैल्यू सिंप्लीफाई होके आने वाली है cos of a minus b. So 2x cube 2 theta minus theta is theta, that is x cube, and this is cos of a plus b, that is 3x cube. Cos of 3x cube, don't miss that. That is cos of 3x cube. Now this differentiation can be done by anyone. इसको डिफरेंशिएट करना अभी बहुत इजी है। जो दे रखा था, अभी तक हमने कैलकुलस यूज नहीं किया है। अगर तुम ध्यान से देखो तो वी हैव नॉट यूज्ड एनी कैलकुलस टिल इन दिस क्वेश्चन, ऑल्दो इट्स अ प्योर क्वेश्चन ऑफ कैलकुलस, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री तो वो मसालों की तरह है ना, इसका छिड़काव अगर करते रहो तो फिर तुम ये देखोगे कि स्वादिष्ट सॉल्यूशन निकल के आता है। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट कि वो स्वाद तो भूलना नहीं। ट्रिगोनोमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इस बात को। आओ देखते हैं। अभी मैं dy by dx कैलकुलेट करूंगा। तो व्हेन आई डू दिस, 1/4 अपनी जगह पे है, cos थीटा का हमारे पास sin थीटा हो जाता है, तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ sin थीटा, दैट इज sin x क्यूब। और जब आप x क्यूब को डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास 3x स्क्वायर आएगा। अगेन यहाँ पे माइनस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, दैट विल बी प्लस ऑफ sin 3x क्यूब। और 3x क्यूब को जब आप डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो आपके पास 9x स्क्वायर आ रहा होगा। What would be the final answer? यहाँ पे क्या मुझे 3x स्क्वायर को कॉमन ले लेना चाहिए? 100% yes. So 3x square over 4, I'll take it as common, and I would get here 3 times of sin 3x cube minus of sin x cube. That would be my final answer. क्या ये बात आप सभी को प्रॉपर्ली समझ में आती है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एक और लेसन है, इंपॉर्टेंट लेसन है, कि आप इस बीच में जो 8-10 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं ट्रिग्नोमेट्री की, जो मैंने कैलकुलस के लिए सजेस्ट कर रखा है, बच्चों को आना चाहिए कैलकुलस, आई मीन इंटायर कैलकुलस, तो वो देख लेना अच्छे से, अच्छा रहेगा आपके लिए। मूविंग ऑन टू द 10th क्वेश्चन। 15 में से 10th क्वेश्चन पे आते हैं, तो ऑलमोस्ट 66% काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। बचे हुए टास्क को भी फटाफट से फास्ट कवर अप करेंगे, बट आप बहुत ध्यान से पढ़ के करना, ठीक है। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, व्हाट इज इम्प्लिसिट फंक्शंस? जहां पे आप x को और y को अलग अलग नहीं कर पाते हो, उनको आप इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हो। अगर आप y को x के फंक्शन में या x को y के फंक्शन में लिख पाते हो, दे आर कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शंस। ये इम्प्लिसिट फंक्शंस की डिफरेंशिएशन है। इस पे सवाल मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा आते रहे हैं, और मतलब आप देख सकते हो, है ना, PYQs तो सभी के पास एक्सेस है ही है, तो आप देख लेना। तो इस टाइप का सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। अगेन ट्रिग्नोमेट्री भी है और डिफरेंशिएशन भी है और इम्प्लिसिट फंक्शन भी है, तो 3 अच्छे कॉन्सेप्ट इस सवाल में डिस्कस हो रहे हैं। लेट्स सी, dy by dx निकालना है, तो सीधा सीधा डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू x करना है, और ये फंक्शन किसका है, y का है। तो साइन स्क्वायर y को जब तुम डिफरेंशिएट करोगे, पहले तो चेन रूल लगाओ, तो साइन स्क्वायर y का कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ साइन y, ठीक है। फिर अभी साइन y को डिफरेंशिएट करोगे, तो साइन y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस y, और साथ में क्या आएगा, dy by dx, बिकॉज फंक्शन तो आप विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो और ये y का फंक्शन है, ठीक। नेक्स्ट, cos ऑफ एक्स वाई, ठीक है जी। cos ऑफ एक्स वाई का क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ एक्स वाई, देन मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई, अगेन प्रोडक्ट रूल। तो x को डिफरेंशिएट किया, एज इट इज रह गया, y आ गया आपके पास। y को डिफरेंशिएट करोगे, x एज इट इज रह जाएगा, साथ में dy by dx आ जाएगा। That is all. On the right hand side you have a constant, जिसका डिफरेंशिएशन हमेशा ही 0 होता है। अभी बस आराम से dy by dx के कोएफिशिएंट्स को अलग करो, कांस्टेंट टर्म को अलग करो, that would give you the answer. आओ संभल के बच के करना, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। तो dy by dx हमारे पास फाइनली जो आ रहा है, ये आ रहा है माइनस ऑफ x टाइम्स ऑफ साइन एक्स वाई, और यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ, क्या मैं इसको साइन 2y लिख दूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हमने देखा था 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, ठीक है। ऑन द राइट हैंड साइड आई विल टेक द रिमेनिंग थिंग व्हिच इज y टाइम्स ऑफ साइन एक्स वाई, ठीक है। अभी आसानी से आप यहाँ पे इसकी वैल्यू dy by dx की वैल्यू लिख सकते हो, and that would be all. sin xy, नीचे हमारे पास twice of
sin 2y minus x times of sin xy. दैट इज ऑल. सो आई होप ये सब बातें आप ध्यान रखते हैं. अच्छा, इसके अलावा एक क्वेश्चन टाइप मैंने इंक्लूड नहीं किया, बट मुझे लगता है उसको एक बार तुम देख लेना. दैट इज पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन. अगर हमारे पास थीटा के फॉर्म में और टी के फॉर्म में दो फंक्शन दे रखे हैं कि एक्स कोई फंक्शन है टी का, वाई कोई फंक्शन है टी का, और बोल रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो आई होप उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद होगा. या डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, है ना. तो वो सब भी देख लेना. मुझे लगता है इसी के संदर्भ में वो टॉपिक्स भी बहुत ज्यादा आवश्यक और जरूरी रहेंगे. आप जरूर से उस पर उसको भी देख लीजिएगा. इन केस यू नीड सम हेल्प फ्रॉम माय साइड, ड्रॉप अ कमेंट. I'll definitely try to help you as much as I can. Moving on to the 11th one, right? 11th question, जो कि exercise 6.1 का है, question number 12 from the NCERT. Let's see. Radius. Now, what is this? This is application of derivatives. Application of derivatives में ये rate change का question है. तो आसान है, देखते हैं क्या है ये. The radius of an air bubble is increasing at the rate of half centimeter per second. I would again suggest जो चीजें दे रखी है ना, उसको सही सही साफ साफ लिख लिया करो. What is given to you, right? What is the formula to be used and what has been asked? Three things are important. I repeat, what is given to you, what is the formula to be used, and what has been asked. ठीक है. In fact, the second point makes a bridge between the first and the last. Okay, let's check that. यहाँ पे हमारे पास रेडियस का रेट गिवन है. तो रेडियस अगर r है तो dr by dt. अच्छा, रेट के हमेशा पॉजिटिव नहीं होता है. अगर इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव है, डिक्रीज कर रहा है तो हम नेगेटिव साइन लगाते हैं. आई होप यू नो दैट, बट स्टिल जस्ट टू मेंशन इट, इफ यू आर मिसिंग दैट, डू रिमेंबर दैट. ठीक है. तो यहां पे कह रहा है इंक्रीजिंग, राइट? दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंक्रीजिंग. नो, विल टेक इट एज प्लस. हाफ इज 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. नाउ दीज यूनिट्स आर इंपॉर्टेंट. यूनिट्स के भी मार्क्स होते हैं, ध्यान रखना. बी केयरफुल अबाउट यूजिंग दैम. एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग? दैट मींस वी आर सपोज्ड टू फाइंड व्हाट? dv by dt. दिस हैज टू बी आंसर्ड. ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है. तो पता होना चाहिए ना क्या दे रखा है, क्या पूछा गया है, ये सब बातें एकदम क्लियरली हमें पता होनी चाहिए. ठीक है जी, बहुत बढ़िया. दिस हैज टू बी आंसर्ड व्हेन द रेडियस इज, हाउ मच इज द रेडियस? रेडियस इज 1 सेंटीमीटर. ओके, तो ये दे रखा है, ये पूछा गया है. इसके बीच का रिलेशन क्या है? वॉल्यूम और रेडियस के बीच का रिलेशन क्या है? अब देखो, बबल, कोई भी जो बबल होता है, इट इज सपोज टू बी स्फेरिकल. तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर आपने 10th क्लास में, 9th क्लास में पढ़ रखा होगा. तो बस उसी को यूज करना है, कुछ नया नहीं है. दैट्स वेरी इजी. व्हाट इज दैट? इट इज 4 pi r cube over 3. That is the volume of sphere. Now when we differentiate with respect to what? With respect to time, because मुझे with respect to time चाहिए. तो मैं यहाँ पे differentiate करूंगा volume को with respect to time. That is dv over dt. On the right hand side, the constants won't be affected. और r cube को जब मैं differentiate करूंगा तो 3r square आएगा. बट भूलना नहीं है, हमें with respect to r नहीं differentiate कर रहे, with respect to t differentiate कर रहे. साथ में क्या आएगा? dr by dt. ठीक है, क्या आएगा भैया? dr by dt. अब यहां पे तुम आसानी से वैल्यूज रख दो एंड यू कैन गेट टू द आंसर. तो यहां पे r इज इक्वल टू 1 रखना है. ठीक है जी, रख देते हैं. ये 3 और 3 कैंसिल कर देते हैं. 4 पाई r इज इक्वल टू 1 रखा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही है. और हमारे पास dr by dt की वैल्यू 0.5 गिवन है. जस्ट पुट इट देयर. सो दैट इज कमिंग आउट टू बी 2 पाई. अच्छा, यूनिट मत मिस करना. यूनिट मिस किए तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा. यहाँ पे ये सब कुछ सेंटीमीटर में है और वॉल्यूम की बात चल रही है अभी, तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड लिखेंगे. नाउ द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉजिटिव इज दैट व्हेन द रेडियस इज इंक्रीजिंग, इवन द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग. ठीक है, इट इज गिविंग यू द इंस्टेंटेनियस वॉल्यूम. व्हेन अ बबल इज इंक्रीजिंग, राइट, उसका रेडियस इंक्रीज करता जा रहा है, उसमें वॉल्यूम उसकी किस स्पेस पे बढ़ रही है. ठीक है, दैट इज एट 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. दैट इज द पेस ऑफ इंक्रीज फॉर द वॉल्यूम. I hope it is clear. Moving on to the 12th one without wasting time. Already ये वीडियो मैं चाहता था कि 90 मिनट के अंदर ही बने, तो आई होप बन जाएगी. लेट्स सी. थोड़ा बहुत आगे पीछे हो तो कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए ही है. मैं अगर एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहा हूँ तो मैं भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगा करके उसको अच्छे से करना है. ठीक है, लेट्स सी. देखते हैं. Find the intervals in which the function this is increasing and decreasing. Another important topic. Again, this is what AOD, application of derivatives. तो यहाँ पे हमारे पास increasing decreasing अगर हम चेक कर रहे हैं तो इसका प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले जब भी कभी भी कोई भी ऐसा सवाल आता है तो हम लोग क्या करते हैं? f dash x निकालते हैं. We calculate what is the derivative of that function, which is very easy here. तो ये हो जाएगा 6x square minus 6x minus 36. And we know at the extreme values, जो भी एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब या तो मैक्सिमम या फिर मिनिमम. जहां पे मैक्सिमा होता है या जहां पे मिनिमा होता है, वहां पे dy by dx की वैल्यू हमारे पास 0 होती है. ठीक है,
तो हम यहाँ पे इसको 0 से इक्वेट करते हैं और चेक करते हैं कि x की किन वैल्यूज पे ये 0 आ रहा है। तो हमने यहाँ पे 6 को कॉमन ले लिया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई, दिस इज x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 equals to 0. Now again this significance of this constant is not there because 0 by 6 will be 0. इसको मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, मैं फैक्टराइज कर लेता हूँ, तो ये x माइनस 3 और x प्लस 2 में फैक्टराइज हो रहा है। मेरे पास x की दो वैल्यूज है, एक प्लस 3 और एक माइनस 2, ठीक है। x की दो वैल्यूज आ रही हैं, माइनस 2 एंड प्लस 3। दीज आर द टू वैल्यूज। आई होप इट इज विजिबल, राइट? दिख रहा है ना? दिख रहा है, गुड। सो अभी ये देखते हैं कि इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। तो हमने नंबर लाइन लिया, छोटी वैल्यू को इधर रखा -2, बड़ी वैल्यू को हमने इधर रखा +3, ठीक है। अभी ये देखेंगे कि कहां पे पॉजिटिव कहां पे नेगेटिव, f' कहां पे पॉजिटिव है कहां पे नेगेटिव है। तो इसको चेक करने का इजीएस्ट तरीका ये है कि तुम जो राइट साइड पे वैल्यू है उसकी कोई राइट साइड पे कोई वैल्यू चेक कर लो। जैसे 3 पे, 3 के राइट साइड पे लेट्स से 4 आएगा, 4 पे देख लो क्या आ रहा है, तो f' देखेंगे, f' ये है, दिस इज माय f' इनटू 6 है, तो साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव पॉजिटिव पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमने 4 रख के देखा, 4 पे ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव विल बी पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है जी। अब देखना है फंक्शन कहाँ इंक्रीज कर रहा है कहाँ डिक्रीज कर रहा है। तो भैया जहां पे भी तुम्हारे पास पॉजिटिव इंटरवल होता है वहां पे फंक्शन इंक्रीज करता है, जहां नेगेटिव होता है वहां फंक्शन डिक्रीज करता है, राइट। आई मीन फैक्ट डिफरेंशिएशन से, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से हम लोग उसके पूरे फंक्शन के ग्राफ में बता सकते हैं कि फंक्शन किस जगह पे किस तरीके से पीक पे जा रहा है, कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। ये सब बातें भी हम लोग जेई में करते हैं, इसके सवाल बड़े अच्छे बेहतरीन तरीके के बनते हैं, ठीक है। बट अभी तो हम लोग विल लिमिट आवर डिस्कशन टू बोर्ड लेवल ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे इन बातों को आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। सो इंक्रीजिंग अगर मैं देखता हूं तो इंक्रीजिंग का पहला आंसर मेरे पास क्या होने वाला है, इंक्रीजिंग मेरे पास कहां कहां पे है, हमें तो इंटरवल लिखना है और इंटरवल मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा ओपन इंटरवल पे लिखना, ठीक है। तो हमारे पास जो फंक्शन है ये -∞ से लेकर के -2 तक इंफिनिटी है, इंक्रीजिंग है, और यूनियन 3 से लेकर के इंफिनिटी तक इंक्रीजिंग है। देन बी में हमें डिक्रीजिंग इंटरवल बताना है, तो ये डिक्रीजिंग कहां से कहां तक हो रहा है, -2 से लेकर के 3 तक ये हमारे पास फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है जी। आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन पे, 3 more to go. A wire of length, again this is what this is, another important topic of application of derivatives, maxima and minima. बल्ब जल रहा है ना, मतलब क्या इंपॉर्टेंट है। So a wire of length 28 meter is to be cut into 2 pieces, ठीक है। One of the pieces is to be made into a square and the other into a circle. All right, so let's make a rough diagram regarding that. This is my square and this is my circle, ठीक है जी। बहुत अच्छी बात है, 28 को कट करा है, ये ध्यान रखना, ठीक है, ओके। What should be the length of the 2 pieces so that the combined area of the square and the circle is minimum? देखो जो भी तुम्हें मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है उसी का फंक्शन क्रिएट करोगे और उसको ही डिफरेंशिएट करके देखोगे एक्स वाई कितना आ रहा है। तो इस तरह के सवालों में पहले जो गिवन है उस पर फोकस करना है तुम्हें, और क्या वेरिएबल लेना है, इवन दैट विल मेक द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन। साइड को एक्स लेता हूं तो इसकी लेंथ क्या 4x हो जाएगी, और यहाँ पे अगर मैं इसके रेडियस को y लेता हूं तो क्या इसकी जो लेंथ है, बिकॉज पहले तो लेंथ की बात हो रही है ना, तो लेंथ क्या हमारे पास 2πy हो जाएगा। तो फर्स्ट रिलेशन जो मैं बताऊंगा वो ये बताऊंगा कि जो 28 है ये हमारे पास 4x प्लस 2πy की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y, ठीक है। तो केस स्टडी में कई बार ना 4 रिलेशन 4 ऑप्शंस दे देते हैं, बोलते हैं आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन x एंड y, तो दैट वुड बी, अब यहाँ पे से 2 कैंसिल करके थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेना तो और भी थोड़ा अच्छा दिखेगा। जैसे कि 14 इज इक्वल टू 2x प्लस πy, दैट इज वन इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग स्टेप, ठीक है। नाउ यू हैव गॉट अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। कई बार ऐसे सवालों में क्या होता है ना, जब कोई फंक्शन बनता है तो वो x और y दोनों में होता है, एंड यू आर नॉट गोइंग टू डू इट बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन, वो आपके बोर्ड के करिकुलम में तो नहीं है और उसकी जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो करना क्या होगा, हमें जो फंक्शन बनाएंगे उसे हमें एक वेरिएबल में लेके आना है यूजिंग दिस इक्वेशन दैट वी हैव जस्ट फॉर्म्ड। अब देखते हैं क्या चाहिए हमें, एरिया को मिनिमाइज करना है। तो चलो एरिया का फंक्शन देखते हैं, यहाँ पे करूं तो एरिया दिस इज x स्क्वायर, एरिया दिस इज पाई r स्क्वायर, दिस हैज टू बी मिनिमाइज्ड। अब यहाँ पे या तो मैं इसको x में कन्वर्ट करूं या फिर y में, दैट चॉइस इज योर्स, ठीक है। 14 माइनस ऑफ पाई वाई इज इक्वल टू 2x, सो मैं x की जगह पे लिखने जा रहा हूं 7 माइनस पाई बाई 2 इंटू वाई,
दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू डील विद x। ठीक है, तो अब यहाँ पे रखते हैं इक्वेशन में। तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली है, रीडेबल है ना, आई थिंक इट इज रीडेबल देयर टू सम एक्सटेंट। थोड़ा सा टू कट रहा है बट आई थिंक इट इज ठीक है, पढ़ने में आपको, सुनने में तो ही रहा। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं 7 माइनस पाई बाई 2y होल स्क्वायर प्लस पाई वाई स्क्वायर। Now once you have converted into one variable, no, you can easily differentiate it. या तो x में कन्वर्ट कर लो या y में कन्वर्ट कर लो, that is not a matter of concern. कैलकुलेशन जिसमें कम हो उसमें कन्वर्ट करना, ठीक है। इस पार्टिकुलर केस में तो दोनों में कैलकुलेशन इक्वली है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉल्यूम वगैरह का सवाल होता है तो जहाँ पे जैसे अगर वॉल्यूम ऑफ कोन होता तो मेरे पास पाई आर स्क्वायर एच होता, तो वहाँ पे मैं h को हटाने का प्रयास करता ताकि x सिंपल ही रहे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच है तो मैं आर को ऐसे ही रखूंगा, एच को हटाऊंगा, है ना। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है कि जिसको हटा के कैलकुलेशन में आसानी हो रही है, सहूलियत हो रही है, वो काम हमें करना है, ठीक है जी। आइए देखिए, तो अभी इसको डिफरेंशिएट कर डालते हैं सीधा ही। तो आई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, यहाँ पे चेन रूल लगेगा, तो 2 से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया पाई बाई 2 इंटू वाई, और अभी इस टर्म को डिफरेंशिएट करूंगा, 7 का 0 हो जाएगा, this would become minus of pi by 2, that is how it will remain। और बाहर यहाँ पे जो वैल्यू मेरे पास आने वाली है, this is 2 pi y। so all that seems good, okay। अभी देखते हैं कैलकुलेशन, इसको 0 से इक्वेट करते हैं और y की वैल्यू निकालने पे फोकस करते हैं। पाई को भी एलिमिनेट कर सकते हो तो एलिमिनेट कर दो, राइट। क्या बचेगा तुम्हारे पास यहाँ पे माइनस साइन के साथ 7 माइनस पाई बाई 2 इंटू वाई, और यहाँ पे 2y, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके आगे ही कैलकुलेशन नेक्स्ट पेज पे करूँ क्या? ये देखो ये नीचे दिख रहा है तो यहीं पे कर दे रहा हूँ। तो y के कोफिशिएंट्स को अलग रख लो, एक तो 2 आ गया, एक तुम्हारे पास पाई बाई 2 बचा, और ये -7 जो बचा है इसको उधर लेके गया तो ये +7 हो गया। दिख रहा है? थोड़ा सा कैमरा नीचे कर देता हूँ तो आपको अच्छा दिखेगा। यस, आई होप इट्स विजिबल नाउ। -7 +7 आ गया, ठीक है। तो अभी y की वैल्यू तो आ गई, कितना आ गया? 7/2 प्लस पाई बाई 2, ठीक है। तो अभी चलो नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। ओहो, स्पेस थोड़ा कम है यहाँ पे। तो अभी y की जो वैल्यू आ गई मेरे पास, ये आ गई 7/2 प्लस पाई बाई 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। नाउ इस वैल्यू को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इस रिलेशन में टू गेट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। नाउ आपसे बोला गया व्हाट इज द लेंथ ऑफ दोज टू पार्ट्स। तो लेंथ तुम्हें ध्यान रखना है, x और y इज नॉट द लेंथ, द लेंथ इज 4x एंड द लेंथ इज 2 पाई y। तो ध्यान रखना, यानी मैं अगर एक लेंथ बताना चाहूं तो मेरे पास एक लेंथ जो होने वाला है वो 2 पाई y होने वाला है, इसको मैं 2 पाई से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है जी। बात समझ में आ रही है ना? बी केयरफुल अबाउट दी स्मॉल थिंग्स जहां पे सिली मिस्टेक हो जाती है, ओके। सो आई होप आई एम लीविंग दैट स्मॉल कैलकुलेशन फॉर यू, आप कर लेना। परेशानी आए तो कमेंट में बताना, मैं जरूर से इसमें भी हेल्प कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं, कमिंग टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन, दिस बिलोंग्स टू वेक्टर्स। बड़ा आसान सवाल है बट इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 10.3, मैं इस सवाल को तो सॉल्व करूंगा, इससे रिलेटेड मैं दो और बातें बताऊंगा जो मुझे लगता है कि एग्जाम में जरूर से आ जाती है। तो पहले इस सवाल को सॉल्व करता हूं और फिर वो दो जरूरी बातें आपको बताता हूं, ठीक है। ध्यान से देखना। a डॉट बी इज इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड एंड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, लेट्स से आपके पास एक वेक्टर a है, एक वेक्टर b है, और इनके बीच में ये एंगल थीटा है, तो ये वही वाला थीटा है, कॉस थीटा, ठीक है। इसी थीटा की बात यहाँ पे की जा रही है। तो a डॉट बी की वैल्यू कितनी गिवन है? दिस इज √6। अगर मैं a के मैग्नीट्यूड से जो कि है √3 और b के मैग्नीट्यूड से जो कि है 2, उससे अगर डिवाइड कर दूं तो क्या मुझे cos थीटा की वैल्यू पता लग जाएगी? 100% यस। √6 और √3 अगर मैं इसको कैंसिल करूं, यहाँ ऊपर √2 रह गया, √2 से अगर कैंसिल कर दूं तो हमारे पास √2 आ रही है। तो cos थीटा अगर 1/√2 है तो थीटा तो बहुत ही रिकॉग्नाइज सी वैल्यू है, 45 डिग्री। रेडियंस में मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आंसर को रखना, बिकॉज ऐसा यूनिट इज बेटर देन एनी अदर यूनिट इन एनीथिंग, रिमेंबर दैट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एंगल कितना आ जाएगा? π/4 आ जाएगा। ये तो हो गई इस सवाल की बात। अब यहाँ पे कुछ और बातें जो मुझे लगता है एग्जामिनेशन में आ सकती हैं इससे रिलेटेड, राइट, उसकी बात मैं यहाँ पे जरूर से करना चाहूंगा। जैसे कभी भी जब तुम्हारे पास दो वेक्टर्स हैं a और b,
और तुम इसका होल स्क्वायर कर रहे हो, राइट, चाहे a प्लस बी है या a माइनस बी है। तो इस बात को ध्यान रखना, इसके एप्लीकेशन पे कई सवाल आ रखे हैं और मुझे लगता है या तो ये वाला या फिर ये वाला जरूर से आने वाला है, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ a डॉट b, डॉट प्रोडक्ट है ये, a डॉट b दैट इज योर डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अगर यहां बीच में माइनस है ना तो यहां पे माइनस लगा लेना, बाकी सब सेम रहेगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल रिमेन एग्जैक्टली सेम। ओके, सवाल पे आते हैं। अगला सवाल जो कि हमारा आखिरी सवाल है आज का, उस पे आते हैं। कमिंग टू द 15th क्वेश्चन एंड द फाइनल क्वेश्चन फॉर टुडे, दैट इज of the students in a college, this is probability exercise 13.3 and if I'm correct I think this is Bayes theorem, right। कहीं पे भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे अगर कुछ हमारे पास आता है तो हम लोग बेस थ्योरम सोचते हैं। अब अगर तुमने बेस थ्योरम पढ़ रखा है तब तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो। Of the students in a college it is known that 60% reside in hostel and 40% are day scholars not residing in hostel। ठीक है जी, बड़ी अच्छी बात है। तो सबसे पहले ना इसमें ये सजेस्टेड है कि तुम सॉल्यूशन ट्री बना लेना, ठीक है। इवेंट 1 एंड इवेंट 2। इवेंट 1 हमने किसको नाम दिया, जो लोग हॉस्टल में रहते हैं। 60% अगर मैं डेसिमल में लिखूं तो 0.6 लिख दूं, और जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं वो है हमारे पास 40%, यानी कि ये वैल्यू, ठीक। ओके जी, परफेक्ट। Previous year results report that 30% of all the students who reside in hostel, ये बच्चे A ग्रेड आएंगे इनके अगर ये अपनी कैटेगरी से हैं यानी हॉस्टलर हैं, तो इसके चांसेस कितने हैं हमारे पास, 30% है। 30% का मतलब हो गया 0.3, ठीक है जी। नेक्स्ट, इन बच्चों के A ग्रेड आएंगे कौन से, जो हमारे पास हॉस्टल में नहीं रहते हैं, डे स्कॉलर्स हैं, तो इनके चांसेस कितने इन्होंने दे रखे हैं, 20% दे रखे हैं। 20% का मतलब हो गया हमारे पास 0.2। ये बहुत ही कंसाइज तरीके से मैंने तुम्हें बताया। देखो मैथमेटिक्स में अगर 6 मार्क्स में कोई क्वेश्चन आया है तो तुम पूरा एक पेज भरो या 2 पेज भरो तो नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं है। यू हैव टू बी करेक्ट, यू हैव टू बी प्रोसीजरल एंड एक्यूरेट। अगर तुम छोटे जगह में भी, पॉइंट्स में भी तुम अगर सिंबॉलिकली मैथमेटिकली जो एक्सेप्टेड सिंबल्स हैं, अगर आप उसमें भी अपनी बात को सही से एक्सप्रेस कर देते हो, यू गेट ऑल द मार्क्स। मार्क्स डिडक्ट नहीं होते हैं, दैट इज द ब्यूटी, नो, राइट। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सब में तो बहुत कम जगह में बहुत कम एफर्ट लगा के अच्छे नंबर मिल जाते हैं, और इसकी वेटेज काफी होती है इस टॉपिक, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एज इट इज इनको वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर लिया, वी हैव असाइन्ड देम वैल्यूज देयर, ठीक है। ओके, एज पर द क्वेश्चन फर्दर क्या कह रहे हैं इसमें, एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चोजन एट रैंडम, ठीक है। अभी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी शुरू होगी, राइट। वन स्टूडेंट इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज एंड ही हैज एन ए ग्रेड, मतलब ये पता है कि उसका ए ग्रेड है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ हॉस्टलर, ओके, परफेक्ट। दैट मीन्स हमें ये बताना है कि क्या चांस है कि E1 होगा अगर ए हो चुका है, यानी ए ग्रेड आ चुका है तो वो हॉस्टलर ही है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अब देखो कब इसको बोलते हैं रिवर्स प्रोबेबिलिटी, और दैट इज वेयर बेस थ्योरम कम्स इनटू रोल, ओके। तो क्या होता है यहां पे हम ये देखेंगे कि भैया वो E1 से होना चाहिए और उसका ए ग्रेड आना चाहिए, ये हमारा फेवरेबल केस है, दिस इज द फेवरेबल केस। डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या है कि वो E1 से है और उसका ए ग्रेड आया है, या फिर वो E2 से है, E2 का मतलब हॉस्टलर नहीं है लेकिन उसका ए ग्रेड आया है। तो भाई टोटल केस में तो ये भी आएगा कि भाई बच्चे का, आपने जिस बच्चे को सिलेक्ट किया उसका ए ग्रेड आया, A by E2, ठीक है। आई होप इट्स रीडेबल एंड विजिबल टू एवरीवन, ओके। यहां पे अभी बस वैल्यूज रखो एंड व्हाटएवर इज द आंसर दैट इज योर आंसर, लेट्स डू इट। आओ करके देखते हैं कितना आ रहा है। सो E1 is 0.6, A by E1 is 0.3, okay, 0.6 into 0.3 plus the other is 0.4 into 0.2. So the best part about such calculations is कि सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाती हैं। दो प्लेस की डेसिमल हटा दे रहा हूं, क्या जा रहा है, और इधर 8, तो ये ऊपर आ गया 18 और नीचे आ गया 26। कैलकुलेशन क्या 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ जी हो तो रहा है।
कितना लिख दें, 9/13। तो ये क्या चांस है कि बच्चा हॉस्टलर होगा अगर उसका ए ग्रेड आया है? इट इज 9/13, वेरी हाई चांस। मतलब हॉस्टल में रह के ज्यादा अच्छी पढ़ाई हो पाती है क्या? ऐसा ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, सो आज हम लोग यहाँ पे रुकेंगे। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दूं बिफोर यू साइन आउट फ्रॉम दिस वीडियो एंड दिस चैनल फॉर टुडे। आई होप आप आगे भी कंटिन्यू रखेंगे कि जितनी भी बातें हमने इस वीडियो में सवालों की हैं, उन सबको अच्छे से दोबारा से रिकंसीडर करना, प्रोसेस, मेथड और कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। नंबर्स बदल सकते हैं, नंबर सेम नहीं आएंगे, बट हाँ अगर तुमने जितनी बातें मैंने बताई उन सबको अच्छे से किया है प्रॉपरली, तो 50 से 60 नंबर का पेपर यहाँ से आ रहा है, पक्का आ रहा है। 9 तारीख को तुम कंफर्म करोगे इस बात को, ठीक है? मैं भी देखूंगा, मैं भी देख लूंगा पेपर, मुझे भी दिखाई देगा। सीबीएसई आईसी दोनों पेपर चेक करूंगा, ठीक है? तो मुझे तो श्योर है कि हाँ यहाँ से ये इतना मार्क्स तो आ ही रहा है, इससे ज्यादा भी आ सकता है, मोर देन 60 भी पॉसिबल है। जबकि मैंने अभी बहुत सारे टॉपिक्स टच भी नहीं किए, मैंने आईटीएफ का कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया, फंक्शंस का डिस्कस नहीं किया, तो डेफिनेटली 15-20 नंबर वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया, आप देख लेना, ठीक है? सो दैट विल बी ऑल एंड यहाँ पे हम लोग अभी रुकते हैं और इसके आगे हमारी मुलाकात जो होगी तो वो आगे होगी। और ठीक है जी, अभी क्या है, कुछ एग्जाम टिप्स क्या क्या है भाई। राइट फॉर्मूला फर्स्ट, ये ध्यान रखना, कोई भी चीज आ जाए तो पहले उसमें फॉर्मूला लिख देना। शो स्टेप्स क्लियरली, स्टेप्स जो है प्रॉपरली करना है ना। राइटिंग और थोड़ी जितनी सातों को, राइटिंग कई बार खराब होती है जैसे मेरी भी है, बट मेरे नंबर बड़े अच्छे आते हैं, है ना, हमेशा अच्छे आए। तो ध्यान रखना कि आप जो है स्टेप्स को प्रॉपरली लिखते हो, है ना। राइटिंग अगर खराब भी है तो साफ साफ थोड़ा स्पेस लिख लिख के छोड़ो, ठीक है ना, स्पेस रखो 2 लाइंस के बीच में, रफ वर्क अलग से करना, है ना। ये चीजें बोर्ड में बहुत काउंट करती हैं, तो थोड़ा साफ सुथरा रखना। मेंशन कंडीशंस वेयर रिक्वायर्ड, अगर कोई कंडीशन है, कोई आपने फॉर्मूला यूज किया, उसको लिख दो राइट हैंड साइड पे यूजिंग दिस सिंस एंड क्लास। क्या क्या भैया, क्या क्या तुमने अचीव किया इस क्लास में? तुमने जो है कंप्लीट दीज क्वेश्चंस। एक अनाउंसमेंट अभी रह गया है इंपॉर्टेंट, मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड पेपर्स रिवाइज फॉर्मूलाज डेली, है ना, बार बार उसको रिवाइज करते रहना, जो चीजें पढ़ाई हैं और जो तुम पहले पढ़ चुके हो उनको रिवाइज करके जाना। फाइनल, अब कुछ नया करने का प्रयास मत करना, ठीक है, जितना कर रखा उसको अच्छे से करो, बहुत अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस सिमिलर क्वेश्चंस विदाउट लुकिंग एट द सॉल्यूशन, इस तरह के जितने भी सवाल हैं पहले बिना सॉल्यूशन देखे हुए उसको खुद से करो, उसके बाद से सॉल्यूशन चेक करना चाहो तो कर सकते हो, है ना। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, हम लोग ना अक्सर सॉल्यूशन पढ़ते रहते हैं या वीडियो में देखते रहते हैं, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। मैथमेटिक्स इज एब्सोल्युटली रिलेटेबल टू स्पोर्ट्स। तुम कितने भी टेक्निकली बढ़िया शॉर्ट्स, बढ़िया चीजें देख लो, पर जब तक खुद से उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे ना, तुम उसको स्पोर्ट्स में जब आप ग्राउंड पे होगे तो अप्लाई नहीं होगा, राइट। यू हैव टू प्रैक्टिस टू मेक श्योर दैट यू मास्टर इट। तो बढ़िया से बढ़िया टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, कोई भी चीज है, जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं किया आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे एग्जाम में। तो प्लीज मेक श्योर यू प्रैक्टिस इट। फाइनली विल स्टॉप इट हियर। 10 तारीख से मैं एक यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन हाइब्रिड बैच शुरू कर रहा हूँ, दैट विल बी अ जूम क्लास, राइट, यूट्यूब पे नहीं होगा, दैट विल बी अ जूम क्लास। ये उन बच्चों के लिए जो अभी अप्रैल में जेई मेंस का पेपर देने वाले हैं, जिनका सेशन 1 थोड़ा भी खराब अगर हो गया है या दोबारा से उसको अपनी रैंक और स्कोर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जो आपका 2 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो ये उनके लिए है। 20 डेज का क्रैश कोर्स है जिसमें रोज मैं 90 मिनट्स क्लासेस लूंगा और 2 वे इंटरेक्टिव क्लासेस हैं। देयर आर जस्ट 10 सीट्स, 10 फॉर दी ऑफलाइन स्टूडेंट्स एंड 10 फॉर दी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। बस 10-10 बच्चे ही पढ़ाऊंगा, ये मैं श्योर हूँ, बिकॉज बहुत ध्यान देके पढ़ाना पड़ेगा। और आप अगर जेई का फॉर्म भर रहे हैं और आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। फी एंड ऑल कैन बी आस्क्ड यूजिंग सम नंबर गिवन एट द बॉटम। आप उस पे नंबर पे मैसेज करके, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं कि क्या फीस एंड ऑल दैट। फीस इज ऑल्सो वेरी अफोर्डेबल एंड दैट्स ऑल, राइट। 5:30 PM एवरी डे देयर विल बी अ क्लास। जो लोग बरेली में हैं वो बरेली में डायरेक्टली यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं मेरे स्टडी सेंटर पे, और जो लोग बाहर हैं वो लोग डायरेक्टली यहाँ पे ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कोर्स कंप्लीशन करूंगा मैं 20 दिन में, जितना टॉपिक कवर करूंगा, बिकॉज ये बोलना बड़ा गलत होगा कि मैं सारा ही सिलेबस करा दूंगा, नो, ये पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, आपका स्कोर जो भी रहा था, जो भी आपके डाउट्स हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ पे डिस्कस कर पाओगे। और एक सेगमेंटेड 2026 का जो सेशन 1 में जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आई हैं उसको भी हम सारे चीजों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आप जहां पे भी हैं, जो भी आपकी परसेंटाइल रही है मैथमेटिक्स में, दैट इज 100% गोइंग टू इम्प्रूव। अगर आप 60 परसेंटाइल पे थे तो आप 90 प्लस पे होंगे, आप 70 पे थे तो आप 95 प्लस पे होंगे, इट एंड सो ऑन। 90 पे थे तो आप 99 प्लस पे भी हो सकते हैं। अगेन, इट डजंट डिपेंड ओनली ऑन माय टीचिंग, बट इट डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट्स एज वेल। आई विल गिव यू अ सिस्टमैटिक अप्रोच, किस तरीके से करना है। आपको डीपीपीज दिए जाएंगे, आपको वो करके लेके आना है।
डाउट डिस्कशंस हैं, ये सारी चीजें जब आप फॉलो करोगे तो रिजल्ट आता है, ठीक है। और बाकी और कुछ बातें हो तो आप कमेंट में मुझे बता देना, आई विल सी व्हाट बेस्ट कैन बी डन ऑन यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब पे 2 मेरे फाउंडेशन बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं 10 मार्च से, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कुछ भी पेड नहीं है, राइट। यूट्यूब पे जो भी सेवाएं हैं वो फ्री हैं, ताकि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या जो बच्चे किसी भी तरीके से ऑनलाइन क्लास में नहीं आ सकते हैं या ऑफलाइन क्लास में नहीं आ सकते हैं, वो आराम से यूट्यूब पे कंटिन्यू रखें। सो फॉर दैट आई विश यू ऑल द बेस्ट, चैनल पे बने रहना और अनाउंसमेंट्स कुछ भी हो, कुछ और तुम्हारी रिक्वायरमेंट हो, बताते रहना मुझे। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड डू वेल एंड लेट मी नो 9 तारीख को शाम में मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कितना यूजफुल रहा ये सेशन। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।